तो पूरी तरह से एक रेंज का मार्केट, लेकिन रेंज के अंदर एक्सट्रीम वॉलेटाइल मार्केट 16.5 का विक्स आपको बैठने नहीं देगा और आप वही फील भी कर रहे होंगे। कल का सेशन भी मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव का था, लेकिन ना ही रेंज का ब्रेकआउट हुआ ना ही ब्रेकडाउन हुआ। आज एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी है, जैसे सृष्टि आपको स्टार्टिंग में बता भी रही थी। आज तीसरे चरण का वोट डाले जा रहे हैं। थोड़ी ही देर पहले देश के प्रधानमंत्री ने भी अपना वोट कास्ट किया गांधीनगर में जाके, गुजरात में जाकर। खैर, ये तस्वीरें हम आपको लगातार आज दिखाते रहेंगे। कोशिश करेंगे एक दो रिपोर्टर से थोड़ा ग्राउंड चेक भी आपके लिए करवा पाएँ, ताकि इस समय यथास्थिति कैसे चल रही है। जैसे से वोटिंग का परसेंटेज बढ़ेगा आपको वो दिखता भी जाएगा। हम आगे बढ़ रहे हैं 4 विंडो के साथ। एक अहम ट्रिगर हम आपके सामने रखना चाहते हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिसकी मैं अभी जिक्र कर रहा था। ये प्रधानमंत्री गुजरात में है और इन्होंने अपना वोट कास्ट किया। साथ में आप होम मिनिस्टर को भी देख पा रहे होंगे, इनकी वोट कास्टिंग हुई है आज, और थोड़ी देर पहले इन्होंने वोट को कास्ट किया है अपने। आज तो करीब 90 से ज़्यादा सीटों पर फिर से आज वोट हो रहे हैं। तीसरे चरण का मतदान है और उसके बाद 4 चरण और आ जाएंगे। 7 चरण में कुल मिला के वोट होने हैं। 4 जून को नंबर्स आ जाएंगे। 1 तारीख के बाद आपको सर्वे पता लगने लगेगा पोस्ट इलेक्शंस के, जो टीवी चैनल्स की स्क्रीनों पे आप देखेंगे। 4 विंडो के ट्रिगर्स आपकी स्क्रीन पर हम लेके आते हैं, जरा वो भी देख लीजिए। पहला, चौथे दिन फिर से दाव में तेज़ी आती हुई दिखी है, लेकिन हम दूसरे दिन गैप के बाद भी बढ़ नहीं पा रहे हैं। ये थोड़ा डिफरेंस है, डाइवर्जेंस है। गिफ्ट निफ्टी फिर से 22,600 के आसपास है। ये अच्छी बात है कि बाजार टूट नहीं रहा, लेकिन ये बुरी बात भी है कि बाजार 650 वाली रेंज को पार नहीं कर रहा। नंबर्स भी आए तो गुजरात गैस के अच्छे नतीजे आए हैं। मुनाफे से घाटे में आई है गोदरेज कंज्यूमर्स। इसके अलावा नतीजे आज जिनके हैं वो डॉक्टर रेड्डीज़ है, यूबीएल है, आईजीएल है, एसआरएफ और चंबल है। इनके नंबर्स आएंगे आज। और जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है जिस पे 700 से बढ़ाकर 810 कर दिया हिंडाल्को का टारगेट। तो एक पूरे आदित्य बिरला ग्रुप के अंदर या तो आपको रिपोर्ट, या तो आपको खबर, या तो आपको अपग्रेड, कुछ ना कुछ हर शेयर के साथ जुड़ा हुआ है। ये बात मैं ज़रूर आपके सामने नोटिस करना चाहता हूँ। तो ये 4 अहम ट्रिगर हैं, सृष्टि कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। ट्रिगर्स पे रहेगी नज़र। इस बीच अगर हम देखें तो गिफ्ट निफ्टी लगभग सपाट शुरुआत के ही संकेत दे रहा है। अभी अगर हम देखें तो लगभग 40 अंकों की तेज़ी है, पर जो ग्लोबल हैंडओवर रहा अभिषेक, वो भी काफ़ी पॉजिटिव रहा। कल फिर से हमने एक अच्छी तेज़ी देखी। हालांकि इंडेक्स की तेज़ी के अलावा जो नज़र थी वो क्रूड के उछाल पे भी थी अभिषेक, और डॉलर इंडेक्स भी एक्शन में था। बताइए ग्लोबल मार्केट से जुड़े क्या कुछ अपडेट्स आ रहे हैं। क्रूड को लेकर सृष्टि ज़्यादा चेंजेस नहीं है। हालांकि कहीं ना कहीं हमास और इजरायल के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर कुछ कुछ अपडेट्स ज़रूर हैं। सीज फायर को लेकर दरअसल इजिप्ट ने और कतर ने गाज़ा में संघर्ष विराम को लेकर प्रस्ताव दिया था, जिसको हमास ने तो स्वीकार कर लिया है, लेकिन अभी इस पर एक्सेप्टेंस आना बाकी है इजरायल की तरफ से, और उनकी कंडीशंस को फुलफिल किया जाना भी बाकी है। तो उसको लेकर अनिश्चितता बरकरार है। इस बीच राफा जो सिटी है उस पर इजरायल के हमले लगातार जारी हैं, एयर स्ट्राइक को कर भी रहे हैं। तो ये गाज़ा में स्पेसिफिकली सिर्फ गाज़ा को लेकर, युद्ध विराम को लेकर खबरें आ रही हैं, और उस पर हमास ने स्वीकृति दे दी है। अब इस पर इजरायल की तरफ से मंजूरी बाकी है। अगर हम बाकी संकेतों की बात करें तो क्रूड ज़्यादा चेंजेस नहीं है। $83 के आसपास हम कल भी देख रहे थे। $83 के आसपास आज भी कच्चा तेल कारोबार कर रहा है। तो एक दायरे का ही क्रूड है। इसके अलावा अगर हम देखें तो डाउ में लगातार 4 दिनों से तेजी हो रही है, और 4 दिन में तकरीबन 1000 पॉइंट डाउ चल चुका है। कल की बात करें तो S&P 500 और नेस्डेक में 1% से ज़्यादा की तेज़ी हमने देखी है, और नेस्डेक और S&P 500 में लगातार तीसरे दिन हमने तेज़ी देखी है। आज वहाँ पर डिज्नी, UBS और ऑयल कंपनी है BP, उसके रिजल्ट पर नज़र रहेगी। हालांकि एक फेड ऑफिशियल का स्टेटमेंट भी आया है। उनका ये कहना है कि मौजूदा जो दरें हैं US फेड की, उसका इकोनॉमी पर पूरी तरह से असर दिखना अभी बाकी है, और उन्होंने ये भी कहा कि US इकोनॉमी में अभी और धीमापन आएगा। साथ ही उन्होंने ये कहा कि महंगाई दर को 2% के करीब लाने में अभी वक्त लगेगा। हालांकि ये चीज़ जेरोम पावेल भी हर बार रीइटरेट करते रहेंगे, दोहराते रहे हैं कि अभी उस लक्ष्य के आसपास आ नहीं पा रही है महंगाई दर। लेकिन अब निश्चित तौर पर दरों में कटौती को लेकर अभी स्पष्टता नहीं है कि क्या होगा, और इसके चलते हमने देखा कि कल बॉन्ड यील्ड में हल्की सी तेजी हमने देखी है। US की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.5 के आसपास ये कारोबार कर रही है। तो डाउ में तेजी है।
डाउ फ्यूचर्स में भी हम देख रहे हैं कि हल्की हल्की तेजी पर कारोबार हो रहा है। अगर हम एशियाई बाजारों की बात करें तो 22,600 के आसपास का गिफ्ट निफ्टी है, 50 अंकों की बढ़त वहां पर दिख रही है। और अगर हम बाकी बाजारों की बात करें तो कोरिया के बाजार और जापान के बाजार, वहां पर 1 से 1.5% की मजबूती है। वहीं चाइना के बाजार और हांगकांग के बाजार में आज हम कमजोरी देख रहे हैं। तो एशिया मिक्स्ड है, हालांकि अपने डोमेस्टिक क्यूज जिस हम लेते हैं गिफ्ट निफ्टी से, वहां पर मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। और डाउ फ्यूचर्स वहां पर मजबूती है। क्रूड एक रेंज का है और अच्छी चीज यह है कि कहीं ना कहीं इजरायल और हमास के बीच में युद्ध विराम को लेकर बातचीत चल रही है। गाजा में हो सकता है कि हम जल्द ही युद्ध विराम होता हुआ देखेंगे भी। तो ओवरऑल संकेत भारतीय बाजारों के लिए आज हम कहेंगे कि ठीक ठाक है, पॉजिटिव साइड पर ही ट्रिगर है, मजबूत ट्रिगर्स हैं। अब चलिए बढ़ते हैं एफआईज और डीआईज के आंकड़ों की तरफ, और उसके अलावा हम ये समझेंगे कि आज आपकी रणनीति बाजार में क्या होनी चाहिए। अगर आपने निफ्टी में लॉन्ग किया है या फिर शॉर्ट किया है, सिमिलरली निफ्टी बैंक में आपने लॉन्ग है या शॉर्ट है, जो कुछ भी आपकी रणनीति है बिल्कुल पक्के तौर पर, पुख्ता तौर पर, क्रिस्टल क्लियर आपको हम रणनीति बताएंगे। एफआईआईज की अगर हम आंकड़ों की बात कर लें तो कल भी हमने देखा कि एफआईआईज की तरफ से बिकवाली का ही आंकड़ा है, और ये बिकवाली का आंकड़ा है कैश मार्केट में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का। तो लगातार दूसरे सत्र में 2000 करोड़ रुपए ज्यादा के बिकवाली का आंकड़ा है। तीसरे सत्र में एफआईआईज की तरफ से सेल फिगर आगे। 2 दिन हमने बाय के आंकड़े, वहां पर खरीदारी के आंकड़े देखे थे। हालांकि डीआईएस की अगर बात करें तो वहां से खरीदारी की आंकड़े लगातार आ रहे हैं, हालांकि क्वांटम धीरे धीरे कम हो रहा है। कल करीब 700 करोड़ रुपए के आसपास का आंकड़ा था, और कल करीब 800 करोड़ का आंकड़ा था। उसके पहले करीब 700 करोड़ रुपए के आंकड़े हमने खरीदारी के देखे थे डीआईआईस के खेमे में। चलिए अब यहां से अब आगे बढ़ेंगे और ये समझते हैं कि एफआईआईस की लॉन्ग होल्डिंग से कैसे संकेत हैं। डिम्पी बताइए किस तरह के संकेत हैं। देखिए, अगर आप एफएक्स के हिसाब के कामकाज देख रहे हैं तो करीब 2% की लॉन्ग होल्डिंग्स उनकी बढ़ी है। ये 43 से बढ़कर वापस 45 हुई है। और इस बीच में आपको बता दूं, जो अभी आप डीएस के नंबर पढ़ते हैं ना, इसके लिए मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसकी वजह मैं बताता हूँ क्यों। वजह इसलिए क्योंकि नेट में अगर आप देखेंगे, क्योंकि आप नंबर पढ़ते हैं सारी कैश के, और इसके अंदर फ्यूचर्स भी होता है, ऑप्शंस भी होता है, 10 काम हो रहे होते हैं। तो अगर आप समग्रता में देखेंगे तो डीआईएस ने पिछले 10 दिन या 20 दिन में किसी तरह की अपनी होल्डिंग्स में कोई बदलाव नहीं किया। उनकी जो नेट में होल्डिंग आती है वो करीब 38% के आसपास की है, जो जस की तस चल रही है। इसलिए मार्केट के अंदर आप 2 चीज़ें फील कर रहे हैं। पहला पॉइंट, एक एफआईआईस की होल्डिंग से चेंज हो रहा है, दूसरा रिटेल सामने खड़ा हुआ है। तो उसके बीच की एक लेयर होती है जिसको हम टिपिकली फिल्टर्स कह सकते हैं या एक रेजिस्टेंस कह सकते हैं, वो लेयर हटी हुई है, वो है डीआईज, वो हटे हुए हैं। इसलिए आप मार्केट के अंदर सडन स्पाइक के साथ एकदम से ऊपर देखते हैं और सडन स्पाइक के साथ बाजार को नीचे आते देखते हैं। ये आपने पिछले 3-4 दिनों में कई बार फील किया होगा, क्योंकि मार्केट में जो 3 खेमे हैं, इनफैक्ट होते तो 4 है, एक प्रोप्राइटरी अकाउंट भी होता है। टिपिकली मार्केट उसको थोड़ा ज़्यादा नोटिस नहीं करता, लेकिन अगर आप 3 भी मोटे मोटे समझ लें, रिटेल, डीआईज और एफआईज, तो मेजर चेंजेस जो भी हो रहा है वो एफआईज और रिटेल की होल्डिंग में ही हो रहा है। तो कल रिटेल ने थोड़ा बहुत माल बेचा है मार्केट के अंदर, तो कल एफआईज ने थोड़ा बहुत माल खरीदा, डीआईज ने कल कुछ नहीं किया। एक और चीज़, इन्हीं दोनों के बीच में काम होने की वजह से वॉलेटिलिटी इंडेक्स, जिसको हम विक्स कहते हैं, वो अपने थोड़ा ऊपर आ रहा है। 13% का सिंगल डे में जंप होना बहुत बड़ी बात है बिना किसी इवेंट के। इवेंट तो आज है, वो 3rd फेज का चरण, वो भी सिर्फ वोटिंग है, नो रिजल्ट्स, नथिंग। तो उसके बावजूद भी 13% का बढ़ना ये अच्छी बात नहीं मार्केट के लिए, ये आपको बैठने नहीं देगा शांति से। तो कुल मिला के मेरे लिए एफआईआईस का नंबर ना ही बहुत खराब ना ही बहुत अच्छे, डीआईएस का नंबर यूजलेस, मेरे लिए किसी तरह के कोई काम का नहीं है, अभी इस समय तो कोई काम के नहीं है। और रिटेल के जो नंबर्स हैं उसमें मैं मेजॉरिटी मानता हूं, जब तक इनकी माइनॉरिटी नहीं होती, 50% से नीचे नहीं जाते, मेरे को बाजार पे 100% ट्रस्ट नहीं आएगा कि बाजार बहुत तेज़ी से ऊपर आ जाएगा। मेरे को एफआईआईस चाहिए 50 से ऊपर और रिटेल चाहिए 50 से नीचे। फिलहाल थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सतर्क रह के काम करूंगा। ये मेरे लिए एफआईआईस का नंबर का एक एनालिसिस है। सतर्क होकर काम करने की सलाह है आपके लिए बाजार में। कल की अगर हम सत्र की बात करें, अगर निफ्टी की बात करें, 22,450 के आसपास की हमने क्लोजिंग देखी, और शुरुआती अगर घंटे की बात छोड़ दें तो एक दिन भर एक रेंज में ही कल बाजार में कारोबार हुआ और उठा पटक भी काफ़ी ज़्यादा रही। डिम्पी, निफ्टी के लिए आज क्या सलाह देंगे? जिनकी लॉन्ग हैं
क्या वो कंटिन्यू करे? जिनके पास जो सोच रहे हैं नए फ्रेश लॉन्ग करने की, उनके बारे में क्या राय होगी? देखिए एफआईज के पॉइंट ऑफ व्यू के बाद मैं आपको निफ्टी के बारे में बताऊं। कल हमने आपको एक लेवल्स बहुत अच्छे से बता रहे हैं और पिछले 3 दिन से बता रहे हैं, वो है 22,400 22,200 सपोर्ट एरिया, और हमने सीरीज का स्टॉप लॉस 22,000 को लगाया हुआ है। हमने आपको 3 चरणों में स्टॉप लॉसेस बताए हुए हैं। रेजिस्टेंस आपको बताया 550 650। आप चेक कर लो अगर किसी को ट्रस्ट नहीं हो रहा हो तो। 650 हम क्लोजिंग पे हमको मिल नहीं रहा, एक दिन मिला 652 के आसपास, लेकिन नेक्स्ट डे हमने वो गुम कर लिया। तो कुल मिला के जब तक हम 550 650 की रेंज को पार नहीं करेंगे, मार्केट के अंदर ब्रेकआउट नहीं कहलाएगा। ये पहला पॉइंट है। जब तक हम 400 को ब्रेक नहीं करेंगे, मार्केट के अंदर एक स्लिप नहीं होगा, क्योंकि 400 के आसपास आपका 20 दिन का एवरेज है। आप 20 दिन का एवरेज तो तोड़ नहीं रहे, और उसके बाद हम 50 दिन और 200 दिनों के एवरेज को कैसे तोड़ेंगे? पहले 20 दिन की तो टूटे, तो 20 दिन की भी नहीं टूट रही है। फिर बोलो सर मार्केट के अंदर तो पैसा ही नहीं बन रहा, लेकिन मार्केट के अंदर उठापटक बहुत हो रही है। यस, रेंज की हो रही है। इसलिए मैं आपको आगाह करता हूं, खासकर ऑप्शन ट्रेडर्स जो बहुत छोटे में पैसा लगाते हैं, वो एक एक दिन में अपना पूरा पूरा पैसा गंवा देते हैं, उनको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। अगर आपको काम करना आता है इस तरह के रेंज मार्केट में तो ठीक है, नहीं तो आप बाजार से फिलहाल थोड़ी देर के लिए दूर रहिएगा। दूसरा पॉइंट, जैसे भी आपने अब पोजीशंस ले रखी है, मान लीजिए आपने पोजीशंस ले रखी है, तो आप 22,400 का अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखो। जिनके पास प्रॉफिट्स खड़े हुए हैं और जिन्होंने अभी लेनी है, मान लो मैंने आज ही डिसाइड किया, मैं अभी सो के उठाऊं और मेरे को लगे कि मेरे को पोजीशंस लेनी है, तो मेरी कोशिश होनी चाहिए कि मैं 22,400 के जितना करीब खरीद पाऊं उतना अच्छा है। तब आपके 2 चरणों का स्टॉप लॉस होगा। या तो आप 100 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस दे दो क्योंकि 22,300 पे भी है, नहीं तो फिर आप 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लो, आप रुक भी सकते हो। तो नए और पुराने दोनों के लिए बता दिए, लेकिन दोनों का जो टारगेट है वो रिमेन्स द सेम है। वो 550 से 650 की रेंज है। यहाँ पे एक जंक्शन है, यहाँ पे हाथ बदला होगा, यहाँ पे मंदी वाले लोग बाहर निकलेंगे, उसके बाद जब चलेगा तो तेजी वाला चलेगा। जब तक आप इस जंक्शन पे नहीं पहुंचते, जब तक गाड़ी यहाँ पे नहीं पहुंचती, तब तक जो भी लोग बैठे हैं वो एज इट इज ही बैठे रहेंगे और बाजार को सेल ऑन राइज का मार्केट बनाते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए मोटा मोटी रेंज 22,400 22,650 के रेंज में रहेगा। डिप में मिले तो प्लस करना, नहीं तो छोड़ देना। 10% से ऊपर पोजीशंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये लॉन्ग वालों के लिए सलाह हो गई। शॉर्ट वाले दूर रहें डिम्पी, हमेशा की तरह सलाह यही होगी। शॉर्ट्स वाले दूर रहने चाहिए। देखिए आप शॉर्ट्स कैसे कमा रहे हैं, आपको शॉर्ट्स तो मौका ही नहीं दे रहा। बोले नहीं जी गैप अप खुलता है उसके बाद भी तो नीचे आता है, उसको भी तो हम शॉर्ट करके कमा सकते थे। यस, कमा सकते हो आप। गैप अप खुलता है उसके बाद शॉर्ट करना चाहो तो आपको वो गैप उस जगह पर खुलना चाहिए जहां पर आपका कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा हो। कल मार्केट ने 650 पे तो नहीं खोला, अगर 650 पे खोलता तो मैं भी शॉर्ट करता, लेकिन हमने 650 पे नहीं देखा, हमने तो 550 पे देखा। और कल मैंने आपको जब भी बताया था ये बात क्लियर कर दी थी कि 550 के आसपास है, 650 का रेजिस्टेंस है। जितना 550 के ऊपर टिकाएगा उतना बाजार रहेगा, लेकिन कल मार्केट 550 के ऊपर टिका ही नहीं पाया, उसको 15 मिनट लगे 550 को नीचे आने में। तो यही एक प्रॉब्लम है, आपको शॉर्ट की भी ना अपॉर्चुनिटी नहीं देगा मार्केट। ऐसा नहीं कि गैप अप होने के बाद आप बेचेंगे तो बहुत बड़ा पैसा आपने कमाया। गैप अप होने पर भी आपको बहुत बड़ा पैसा तभी मिलेगा जब वो लेवल्स धीरे धीरे करके नीचे आते जाएं और आपका कन्विक्शन मजबूत रहे। देखिए इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए अंडर अम्ब्रेला कि आप एक फ्यूरियस बुल रन में है। ये सिर्फ एक पड़ाव है, सिर्फ एक ठहराव है। आप अभी टूटे नहीं है, क्रैक नहीं हुए, ना ही कोई प्रॉब्लम है। आप इसी से सोचो ना कि 12.5 का विक्स था आपका, तब आपके पास लेवल्स कितने थे? यही। आज 16.5 का विक्स है, आपके पास लेवल्स क्या है? यही। तो आपने 4% विक्स के बढ़ने पर भी अपने आप को एब्जॉर्ब कर रखा है, तो कितनी बड़ी बात है मार्केट के लिए। तो ये मार्केट अच्छा और बुरा दोनों लिहाज से है, बट देखने का नजरिया और डाटा को अच्छे से रीड करेंगे तो मेरे को लग रहा है आपका काम बन जाएगा। फिलहाल शॉर्ट के लिए मना है। देखने का नज़रिया जो है वो निफ्टी बैंक पे कैसा बन रहा है, क्योंकि कल भी हम यही बात कर रहे थे कि अगर कोटक महिंद्रा बैंक से सपोर्ट मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि निफ्टी बैंक जो है एक अच्छी तेज़ी दिखाएगा। उसके लिए अन्य बैंकों का सपोर्ट और हैवी वेट्स का सपोर्ट आना ज़रूरी है। हालांकि कल सरकारी बैंकों में काफ़ी अच्छी बिकवाली देखने को मिली, पर आज के लिए क्या कुछ लेवल्स देखने को मिल रहे हैं और क्या होनी चाहिए रणनीति लॉन्ग वालों के लिए?
सृष्टि, दोनों चीज़ें हमने आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए, कल आपने जब कोटक वाला सवाल पूछा, हमने कहा कोटक निजी तो चलेगा लेकिन बैंक निफ्टी हो सकता ना भी चले, और कल आप यही देखा, आपने बैंक निफ्टी नहीं चला। वजह, जबकि इसमें ऐसा नहीं कि इसमें एचडीएफसी नहीं है, इसमें एचडीएफसी भी है, इसमें से आईसीआईसीआई भी है, इसमें से एक्सिस बैंक भी है, लेकिन इसमें एसबीआई ने काउंटर करता गया हर चीज़ को। तो सरकारी खेमा और जो निजी खेमा वो आपस में बटा, और ऐसा बटा कि इतनी दूरियां बन गई कि जो नेट में आपको ना ही गेन हुआ ना ही लॉस हुआ। अगर आप पॉइंट्स में देखेंगे तो सिर्फ 28 पॉइंट हैं। ये 48,000 और 50,000 के आसपास का इंडेक्स है। 28 पॉइंट कुछ नहीं होता इसके अंदर, एक झटका ये 28 पॉइंट का ऊपर नीचे का होता है, पहला एक टिक भी। तो दूसरा बात, मैं तो समझता हूँ कि बैंक निफ्टी कल रेंज में बंद हुआ है। दो चीज़ों की, एक अच्छी चीज़ है और एक बुरी चीज़ है, मैं दोनों नोटिस कराता हूँ। पहले बुरी चीज़ नोटिस कराता हूँ, बाजार एफर्ट्स लगाने पर भी 49,000 के ऊपर बंद नहीं हो रहा। आपके कल 4 निजी शेयर चल रहे थे, कोटक के अच्छे नंबर आए, 3-3.5% ऊपर जाके बंद हुआ, फिर आपने 49,000 के ऊपर क्लोज क्यों नहीं किया? ये पहले प्रॉब्लम हुई है मार्केट के अंदर कि 2 दिन की अच्छी अटेम्प्ट के बाद भी आपके पास 49,000 टिका नहीं पा रहे हो आप। दूसरा, अब अच्छी चीज़ बताता हूँ। अच्छी चीज़ ये है कि 48,800 को आप ब्रेक नहीं कर पा रहे हो। चाहे इधर जाओ उधर जाओ, निजी वाला भगे या सरकारी वाला भगे, तब भी आप 48,800 को ब्रेक नहीं कर पा रहे हो। ये अच्छी चीज़ है। तो मार्केट क्या कर रहा है? हर चीज़ को एब्जॉर्ब कर रहा है। आप होता है ना कि बुरी और अच्छी चीज़ों को एब्जॉर्ब करते जाते हैं शांत भाव से बैठे हुए, तो कुछ कुछ ये शांत भाव से बैठे बैठे एब्जॉर्ब कर रहा है। खैर, इस बीच एक खबर और आपको बताता हूँ। ब्रोकर्स ने जो टाइम एक्सटेंशन का आवेदन है वो लौटा दिया सेबी ने। तो एक अहम खबर है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, बाजार के लिए ट्रेडिंग के घंटे बढ़ाने का प्रस्ताव वापस हो गया। ये हमारे दिल की पुकार समझिए, आप सबके दिल की पुकार समझिए, जैसे भी समझिए। हम तो उस समय भी इसके पक्ष में नहीं थे, और हमें ऐसा लगता है कि इसके लिए बहुत वर्किंग की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा वर्किंग की ज़रूरत है। ये सिर्फ आपकी और हमारी बात नहीं है, बल्कि रिटेलर्स की भी बात है, बाजार से हर एंगल से जुड़े हुए लोगों की बात है। फिलहाल समय बढ़ाना क्या औचित्यता है, क्या बहुत ज़रूरी है? ऐसी कौन सी चीज़ आन पड़ी है इससे समय बढ़ाकर ही इसको ठीक किया जा सकता है? हमें लग रहा था कि ये चीज़ ठीक नहीं है, और हमें क्या लगता है कि सेबी ने जो ट्रेडिंग टाइम एक्सटेंशन का आवेदन लौटाया है, ये एक वाइज फैसला है। फिलहाल ये मैं अपने निजी तौर पर बोल रहा हूँ, इसमें चैनल वैनल का कोई टेक नहीं है, ये मेरा अपना निजी तौर पर मानना है कि ये वाइज फैसला है। आप मार्केट के आवर्स को मत बढ़ाओ, आप मार्केट में तौर तरीकों को और बताओ। आप समय बढ़ा के वॉल्यूम ही तो बढ़ाओगे, आज समय बढ़ा के ग्लोबल मार्केट के साथ से तो सेटअप करोगे, इससे और कुछ नहीं होगा। आप उसको अच्छे से डिस्टिंक्शन कर दो। देखो, ऑप्शंस का ट्रेड बढ़ गया है, ऑप्शंस की एजुकेशन बढ़ाने की जरूरत है, तो अब ये करना चाहिए जल्दी जल्दी, और थोड़ा एल्गो के ऊपर भी काम करना चाहिए, गाइडलाइंस, क्योंकि इस समय ना बाजार पट चुका है। जिनके पास एल्गोज नहीं है वो थोड़ा पीछे हटे हुए, जिनके पास एल्गोज हैं वो थोड़ा आगे निकल गए हैं। तो एक खाई सी आ गई इंटेलिजेंस की भी। तो इसलिए ये बड़ी खबर है। मेरे को ऐसा लगता है कि सेबी ने बहुत अच्छा फैसला लिया। फिलहाल समय अभी नहीं बढ़ाए जाएंगे, किसी तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है। जब नई सरकार आएगी, सेबी हो सकता है वापस सोचे, एक्सचेंजेस वापस तरीके से सोचे, और बहुत वर्किंग करने की इस पर ज़रूरत है। तो ये एक अहम खबर, और इस पर हम ज़रूर नोटिस कर रहे हैं। मैं बैंक निफ्टी पे वापस लौटाता हूँ। 48,800 के आसपास अगर आप खरीदते हैं, 48,500 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। 49,200 और 49,500 आपका टारगेट हो जाएगा। ठीक है रिम्पी, ये निफ्टी बैंक की लॉन्ग पोजीशंस की तो बात ज़रूर हो गई, पर अब शॉर्ट वालों को क्या करना चाहिए कल, क्योंकि निफ्टी बैंक ऊपरी स्तरों को सस्टेन नहीं कर पा रहा था, जो तेज़ी थी उसको होल्ड नहीं कर पा रहा था। तो ऐसे में अगर किसी ने नए शॉर्ट्स बनाए हों कल, तो उनको क्या करना चाहिए, और क्या इन स्तरों पे आज कोई मौके तलाशने चाहिए नए शॉर्ट्स के लिए? देखिए, हमने तो शॉर्ट्स के लिए मना किया है सृष्टि। अगर जिन्होंने भी शॉर्ट्स बनाए हैं उनको बधाई भी हो, उन्होंने कल इंट्राडे में थोड़ा बहुत कमाया भी है। हमसे इस तरह से पैसा नहीं कमाया जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा, जिन्होंने शॉर्ट बना लिया उनका पहला टारगेट है 48,800। कल मार्केट ने 48,800 को टेस्ट किया हुआ है। 48,800 के बाद उनका नया टारगेट बनेगा 48,500। अगर वो चाहें तो 48,800 के आसपास बुक कर लें, नहीं तो 500 के भी वेट कर सकते हैं। उनका फैसला है, क्योंकि डाटा ये अलाउ नहीं करेगा कि शॉर्ट्स को बहुत ज़्यादा सिस्टम में रखा जाए। क्या शॉर्ट्स नहीं होंगे तो तेज़ी आ जाएगी सर? नहीं, उसके भी चांसेस कम हैं। धीरे धीरे हो सकता है बाजार चले। मैं आपको वजह बताता हूँ दो। पहली वजह, एक तो एफआईएस की होल्डिंग अभी उस लेवल पे नहीं आई है। दूसरा, पुट कॉल रेशियो भी 0.66 के आसपास चल रहा है, जो बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने के लिए साफ साफ मना कर रहा है कि आप शॉर्ट करके पैसा ज़्यादा नहीं बना पाओगे। लॉन्ग करके बनाओगे नहीं बनाओगे एक अलग क्वेश्चन है, बट शॉर्ट करके नहीं बनाओगे।
2 दिन में मार्केट ने 48,800 को अपना मेंटेन रखा हुआ है। मेरा ऐसा मानना है कि 48,800 अगर आज भी मेंटेन रख दे तो बाजार 3 दिन का बेस बनाने के बाद ज़रूर चलेगा और 49,200 और 49,500 तक आ सकता है। और अगर इस बेस को डिस्टर्ब करता है तो 300 पॉइंट के लिए और तैयार रहिएगा। तो इसलिए मैंने आपका जो शॉर्ट वाला क्वेश्चन है उसमें कुछ कुछ कंडीशंस डाल के पॉइंट बता दिया। हमारी तरफ से शॉर्ट मना है, हम तो शॉर्ट नहीं कर पाएंगे। हमने आपको वजह अपनी बता दी है, हमको पुट कॉल रेशो अलाउ ही नहीं कर रहा, ना ही मार्केट का सेंटीमेंट अलाउ कर रहा है, ना ही मार्केट का फ्यूरियस बुल रन अलाउ कर रहा है, ना ही जो कंट्रीब्यूशन है बड़े शेयरों का वो अलाउ कर रहा है। तो कुछ भी अलाउ नहीं कर रहा है, इसलिए हम शॉर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इन स्तरों पे शॉर्ट करने की सलाह नहीं है। डेटा के दम पे पूरी तस्वीर क्लियरली आपके सामने रख दी गई है कि किन स्तरों पे ढूंढे लॉन्ग के मौके और इन स्तरों पे शॉर्ट से बचे, क्योंकि पुट कॉल रेशियो जिस तरह की होल्डिंग है वो अभी अलाउ तो नहीं कर रही है कि निफ्टी बैंक में आप शॉर्ट्स जाएं इन लेवल्स पे। पर आपको ये भी बता दें कि इस बीच कौन से स्टॉक्स हैं जो कि एफएनओ बैन लिस्ट में शामिल हैं। तो आज 6 नाम शामिल हैं, क्योंकि कल हमने देखा था कि 5 नाम शामिल थे और इसमें जो एंट्री हुई है वो है सेल की। ABFRL, बलरामपुर चीनी, बायोकॉन, GMR इंफ्रा, आइडिया और अब सेल भी जो है एफएनओ बैन में शामिल होता हुआ दिखा है। तो 6 स्टॉक्स आज एफएनओ बैन में शामिल हैं। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और उनका स्वागत भी करेंगे। आज के लिए जानेंगे उनकी क्या है रणनीति और स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ पे हैं उनकी कॉल्स, ये भी समझेंगे। स्वागत करना चाहेंगे हमारे खास मेहमानों का। हमारे साथ वैशाली पारिक जुड़ चुकी हैं, साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद है अंशुल जैन और इसी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं राहुल घोष। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड वैशाली, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि आज आप कैसे देख रहे हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक की चाल, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी तो फिलहाल पॉजिटिव संकेत दे रहा है, पर कहीं ना कहीं मार्केट्स अपने बढ़त को सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो आज के लिए क्या होनी चाहिए रणनीति? Very good morning to all of you. Yes, so market continues sideways move ही दिख रही है अभी तो. Most important level is 22,350, 22,300 on closing basis. अगर हम ये levels decisively break करते हैं तो डाउनस्लाइड पॉसिबिलिटी है, बट रेजिस्टेंस भी कल भी हम देखे दैट हम 22,550 को भी नहीं क्रॉस कर पाए। तो अगर हम ये लेवल्स को भी इंट्राडे में क्रॉस करते हैं तो मे बी 50-60 पॉइंट की अपसाइड मूव आ सकती है, बट टिल देन मैं कहूंगी एकदम ही नैरो रेंज है। और बैंक निफ्टी ऑल्सो 48,500 का क्रूशियल सपोर्ट है। कल हमने देखा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ज्यादा तेजी थी और पीएसयू में थोड़ा करेक्टिव था। तो आई थिंक एक बैलेंस बन रहा है और साइडवेज इंडेक्स चल रहा है। सो व्यू फिलहाल साइडवेज है। ओके, तो व्यू फिलहाल साइडवेज है। कुछ अहम लेवल्स पे आपको ध्यान जरूर देना है। पर चलिए, इंडेक्स से बच के अगर स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करना है तो कहाँ पे है आपके लिए मौके, ये सभी समझते हैं हमारे एक्सपर्ट से। और अंशुल, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप ही बताइए कि आज स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स आपकी कहाँ पे है? नमस्कार सृष्टि जी, नमस्कार अभिषेक जी, नमस्कार डिम्पी जी। सृष्टि जी, क्रूड से चालू करूंगा। अभिषेक जी ने क्रूड और डाउ जोन्स की बात की, उस पर एक छोटा सा टेक दे देता हूँ। क्रूड में वीकली चार्ट पे देखें तो नेगेटिव डाइवर्जेंस की फॉर्मेशन है और 4 हफ्ते से डाउन मूव आ रही है। हालांकि चैनल बॉटम पे है तो 100-125 पॉइंट बाउंस बैक कर सकता है, बट ओवरऑल नेगेटिव डाइवर्जेंस है, इसलिए मार्केट ने क्रूड की प्रीवियस रैली को बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं दिया और उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आया। दूसरा, डाउ जोन्स में 1000 पॉइंट की रैली की बात हुई थी। डाउ जोन्स में देखिए 96 वीक्स का एक बेस ब्रेकआउट आया था 37,500 पे। तो लास्ट 4 वीक में जो नीचे मूव आया था वो केवल उस ब्रेकआउट को रीटेस्ट करने आया था। और ये 1000 पॉइंट की मूव है, ये स्टार्टिंग है नए रैली की। तो इमीडिएटली यहाँ से जो स्विंग हाई था डाउ जोन्स पे 40,100 का, ये टेस्ट करके हम इसको ब्रेकआउट भी देंगे। 42,000 का बेयर मिनिमम टारगेट निकल के आ रहा है, जो 96 वीक्स का बेस ब्रेकआउट था। तो इंटरनेशनल मार्केट कंप्लीटली हमारे सपोर्ट में है। स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए। इन्फोसिस में 3 दिन 4 दिन में देखें तो 2.5 मिलियन का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। 6 दिन के लोज के नीचे 2 दिन की विक फॉर्मेशन रही है और कल के सेशन में हम मिड के ऊपर खुले थे और 2 दिन की रेंज के हाई के ऊपर क्लोज किए हैं। तो बेयर्स कंप्लीटली ट्रैप्ड है और यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग की संभावना काफी हाई है। तो इन्फोसिस बाय करके चलना चाहिए 1425 पे। 1405 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1475 का पहला टारगेट रहेगा। दूसरा, मिड कैप स्पेस से बाय दूंगा कैश का काउंटर बजाज कंज्यूमर।
38 हफ्ते का एक बड़ा राउंडिंग बॉटम बेस फॉर्मेशन बना है। पूरे बेस के फॉर्मेशन में वॉल्यूम्स एकदम शैलो थे, और जब हम नेक लाइन को अप्रोच कर रहे थे तो वॉल्यूम्स हाई थे। ये इंडिकेट कर रहा है कि स्मार्ट मनी इसमें एंटर करने स्टार्ट कर चुका है। 253 पे ब्रेकआउट आया है। करंट मार्केट प्राइस से बाई करना चाहिए 255 के अराउंड। 235 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रहेगा, और पहला टारगेट 305 का रहेगा। लेकिन अगर इसको 3 से 4 महीने का समय देते हैं तो लगभग 450 तक के टारगेट स्टॉक में मिल सकते हैं। तो ये दो बाई कॉल रहेंगे मेरी तरफ से। ठीक है, बजाज कंज्यूमर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अगर आप इसको रखते हैं तो आपको बड़े टारगेट्स मिलेंगे। इसके अलावा इन्फोसिस, कल हम देख रहे थे कि आईटी स्टॉक्स में मोमेंटम बना हुआ था, और इन्फोसिस में आज भी आप कंटिन्यू कीजिए। इसके लिए टारगेट बनेंगे 1475 रुपए के, और स्टॉप लॉस होगा 1405 रुपए का इन्फोसिस के लिए अंशुल जी की तरफ से। राहुल जी, आपके शेयर कौन से हैं, आप क्या खरीदने की सलाह देंगे? नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो निफ्टी के केस में अगर हम थोड़ा सा केयरफुल नहीं रहेंगे तो ऊपर के साइड में स्टॉप लॉस भी और नीचे के साइड में स्टॉप लॉस, दोनों साइड स्टॉप लॉस हिट होते रहेंगे। तो स्टॉक स्पेसिफिक होके थोड़ा केयरफुल लेना चाहिए लेवल्स के केस में मेरे हिसाब से। सो दोनों बाई कॉल है, बट दोनों एक लेवल की ऊपर की बाई कॉल है। तो पहले एमएनएम लास्ट फ्राइडे भी मैंने दिया था, मार्केट हालांकि 400 पॉइंट नीचे आया है। आप नोटिस करेंगे ये स्टॉक 4% ऊपर गया है। तो एमएनएम बाय कर सकते हैं 2240 के ऊपर। स्टॉप लॉस होगा 2194 और टारगेट होगा 2300 के ऊपर। दूसरा बाय कॉल है पीएफसी पे, 443 के ऊपर बाय है। स्टॉप लॉस होगा 435 और टारगेट होगा 455। तो पीएफसी और एमएनएम दोनों लॉन्ग साइड पे। ठीक है, ये दो शेयर राहुल जी की तरफ से पीएफसी और एमएनएम में आपको खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। एमएनएम के लिए टारगेट होगा 2300 रुपए का, और स्टॉप लॉस होगा 2194 रुपए का, और पीएफसी के लिए जो टारगेट है वो है 455 का और 435 रुपए का स्टॉप लॉस। कल हमने देखा था कि पीएफसी में, आरईसी में आरबीआई की जो ड्राफ्ट गाइडलाइन थी, उसके बाद हमने कमजोरी देखी थी। इरडा के शेयर में भी कमजोरी थी, सरकारी बैंक के शेयर भी टूट रहे थे। लेकिन एक बाय कॉल आपके लिए पीएफसी के शेयर में 455 के टारगेट के लिए 435 के स्टॉप लॉस के साथ। वैशाली जी, आप बताइए मैम, आपके शेयर्स कौन से हैं? क्या अभी दोनों के दोनों तेजी वाले शेयर देने जा रही हैं? जी जरूर। सो कैश कैटेगरी में मुझे एनएचपीसी ठीक लग रहा है, बिकॉज ट्रेंड भी बहुत ही ठीक है। वॉल्यूम इज एक्सेप्शनली हाई। सो ये लॉन्ग टर्म, आई मीन पोजिशनल ट्रेड रहेगा। 101 102 पे कल क्लोज हुआ है। 90 का सपोर्ट है और 130 का नेक्स्ट प्रोजेक्टेड टारगेट आ रहा है। सो एक एनएचपीसी में मेरा व्यू बुलिश बन रहा है। और दूसरा है एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जैसे कि आईटी सेक्टर काफी पीक चुका है, एंड आई थिंक कल की कैंडल से हम देख रहे हैं कि एक बाउंस बैक आने की संभावना है। तो टीसीएस मैं चूज कर रही हूँ 3850 के स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट, ट्रेडिंग टारगेट रहेगा 4100। ठीक है। तो एक कुल मिला के एक मोटा मोटी ट्रेड है आपके सामने। मैं वापस से नोटिस करवाता हूँ, अगर आपसे कोई मिस हो गया। देखो, आपको आईटी स्टॉक्स अब मिलेंगे, वो वजह मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आईटी के अंदर इंडिविजुअल स्ट्रेंथ है, दूसरा इसमें रिक्वायरमेंट है। अगर आप आईटी नहीं चलाओगे, कब तक बैंक चलाओगे बॉस? कब तक आप दूसरे और कंपनीज को चलाओगे? आईटी की वेटेज भी कम नहीं है बैंक के बाद। दूसरी सबसे बड़ी वेटेज मार्केट में तो आईटी की है। कब तक इसको सुप्त अवस्था में रखेंगे? तो इसलिए इन्फोसिस, टीसीएस विशाली ने दिया, इन्फोसिस आपको अंशुल सर ने दे दिया। बजाज कंज्यूमर्स पे आप ध्यान रखिएगा, ये भी अंशुल की तरफ से दी गई कॉल है। इसके अलावा एमएनएम, मार्केट का ऑटो लीडर है ये एमएनएम, ये अच्छा शेयर है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पे बाय आया। कल आपको पता है फाइनेंस वाली कंपनीज आरईसी, पीएफसी टूट गई थी। इसकी वजह आपको अच्छे से पता है, कल हमने दिन भर कमेंट्री के जरिए आपको बताया है। तो मेरे को लग रहा है विशाली का टीसीएस, अंशुल का इन्फोसिस और राहुल सर का पीएफसी, ये तीनों शेयर आज बहुत काम के हैं। इन तीनों पे तो ज़्यादा फोकस कीजिएगा। और जो 3 शेयर हैं आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, आप वो सब भी नोटिस कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ें। आप जरा अपने सहयोगी शरद को अपने साथ जोड़ लेते हैं। पहले तो एक बार जरा नंबर्स पता कर लेते हैं कि किसके नंबर्स अच्छे आए, किसके खराब आए, फिर हम खबर वाले शेयर्स भी आपके सामने रखेंगे। शरद, गुड मॉर्निंग। जरा बताइएगा नंबर्स कैसे कैसे रहे, किसके खराब किसके ठीक? गुड मॉर्निंग डिम्पी। अगर नंबर्स की बात करें तो ओवरऑल गुजरात गैस के नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं, ऑपरेशनली टर्न अराउंड आया है। और याद रखिए जो गैस कॉस्ट है वो थोड़े लोअर साइड में पड़ा था और वॉल्यूम्स में भी बढ़ोतरी हुई,
तो एक सिग्निफिकेंट टर्न अराउंड देखने मिला है। वही अगर बात करें गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स की, तो यहाँ पे भी जो है स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं और सीक्वेंशियली देखें तो मार्जिन्स में भी अपटिक आया है लगभग 17 बेसिस पॉइंट्स का। सेलान एक्सप्लोरेशन भी फोकस में रहेगा, स्मॉल कैप कंपनी है और नतीजे बहुत दमदार देखने मिले और वित्त साल 2025 का जो गाइडेंस है वो जो है वित्त साल 2024 से बेहतर होगा और सेल्स का गाइडेंस 25 से लेकर 34% तक दिया है। वही प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज की भी बात करें तो बहुत शानदार नतीजे देखने मिले हैं और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स है म्यूचुअल फंड्स के ये कंपनी और यहाँ पे आप देखें आय में जो है लगभग 35% का इजाफा देखने मिला है। हिंडाल्को की जो यूएस आर्म है नोवेलिस वो भी फोकस में रहने वाली है। उनके चौथे तिमाही के जो नतीजे आए हैं लार्जली इनलाइन देखने मिले हैं। शिपमेंट वॉल्यूम 5% बढ़ा है, वही रेवेन्यू और एडजस्टेड एबिटा 4 और 13% रेस्पेक्टिवली बढ़ी है। जो इंपॉर्टेंट नंबर देखने का होता है वो होता है एबिटा पर टन, वो जो है वो भी अनुमान से बेहतर आया। जो गाइडेंस वो दिए थे 525 का दिए थे, अब जो आया है वो $540 प्रति टन का आया है, तो ये एक टाइप से पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। अगर पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो की बात करें तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं और आप जो देख रहे होंगे पैट के नंबर्स में इम्पैक्ट आया है वो रीस्ट्रक्चरिंग के कारण आया है उनके अफ्रीका के बिजनेस का और कंपनी ने मेंटेन किया कि ये आखिरी एंट्री है, इसके बाद रीस्ट्रक्चरिंग का कोई इम्पैक्ट नंबर्स पे नहीं पड़ेगा। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर है वो है वॉल्यूम ग्रोथ का। भारत का जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 15% बढ़ा है और ऑर्गेनिक टर्म्स में 7%, तो ये जो है अनुमान से बेहतर आया है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो जो है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट में देखने मिलेगा। लुपिन की भी बात कर लेते तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिली है। रेवेन्यू थोड़ी बिलो एस्टिमेट आई है लेकिन पैट और एबिटा और मार्जिन है वो जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी जो है आप कह सकते हैं इनलाइन आए है। अगर रूट मोबाइल की बात करें तो यहाँ पे जो है थोड़े कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं जहाँ पे मार्जिन्स और एबिटा में जो है थोड़ी सी प्रेशर आई है। ठीक है, तो ये कुल मिला के अच्छे नंबर्स बुरे नंबर्स अब आपने बता दिए। वापस से प्लेट एक बार दिखाना चाहें तो एक बार वो भी प्लेट भी वापस दिखा सकते हैं ताकि अगर किसी से कोई मिस हो गया हो तो उसको अच्छे से नोटिस कर ले। और फुल प्लेट दिखाइएगा, मेरे को ज़्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है, उसको फुल प्लेट दिखाइए ताकि वो कोई आदमी फोटो खींच सके, लिख सके, सब कुछ काम कर सके। ये आपके स्क्रीन पर है गुजरात गैस, अरविंद स्मार्ट, सेलन, गुजरात फ्लोरो जैसे कुछ एक शेयर्स, और जहाँ पे कमज़ोर हैं रूट और फ्यूज़न माइक्रो है, और जहाँ पे अनुमान के मुताबिक अच्छा अनुमान के मुताबिक वाले नंबर्स में भी आप कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत करना। ये एक स्लाइटली हल्का मूव 1-2% का मूव देने वाले शेयर्स हैं। गोदरेज कंज्यूमर, लुपिन और इसके अलावा नोवेलिस यानी कि हिंडाल्को। नोवेलिस के नंबर आए इसलिए हिंडाल्को पे असर पड़ता है, इसलिए आपको ब्रैकेट में हमने हिंडाल्को लिखा हुआ है। इसमें से मैं एक काम करता हूँ, मेरे को ना सेलन एक्सप्लोरेशन और अरविंद स्मार्ट दोनों के नंबर्स के बारे में जरा पता करना है। नंबर अच्छा है बट चार्ट उतने अच्छे नहीं है। अच्छे इन द सेंस मतलब थोड़े चले हुए हैं, खींचे हुए हैं और उनके चार्ट में थोड़ी थोड़ी फटीकनेस से दिख रही है। कल की कैंडल देखेंगे आपको साफ पता लग जाएगा। सेलन ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया जबकि नंबर बहुत अच्छा है, 6 से 12 करोड़ हो गया। ऐसे अरविंद स्मार्ट का भी दिखाओ, चार्ट भी दिखाओ कल का, आपको पता लग जाएगा, और इसके नंबर्स भी दिखाओ, आपको पता लग जाएगा। विशाली एक काम आप करोगे जरा, ये सेलन एक्सप्लोरेशन और अरविंद स्मार्ट इन दोनों के चार्ट में जरा स्ट्रेंथ चेक करना, ताकत कितनी है। दोनों के नंबर अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट चार्ट में ना थोड़ी फटीकनेस, थकावट सी दिख रही है कि थोड़े थक गए हैं चल चल के। सेलन की शुरुआत करें तो एक्चुअली आप देखेंगे तो इंस्पाइट ऑफ गुड नंबर्स जो बता रहे 400 लेवल से वन वे चला है टुवर्ड्स 683। अभी थोड़ा एग्जॉशन जरूर दिख रहा है, लेकिन व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज 580 का जो ब्रेकआउट लेवल था, जो प्रीवियस का 560 580 वो बैंड है, सपोर्ट बैंड, वो लेवल टिकना चाहिए। तो फिर वहां से एक दोबारा एक न्यू राउंड ऑफ मोमेंटम आ सकता है। सो 580 560 के सपोर्ट के साथ होल्ड कर सकते हैं, या तो जिनको फ्रेश लेना है ये लेवल पे कंसिडर किया जा सकता है। और दूसरा है, जी हाँ, जी हाँ। दूसरा स्टॉक आपने पूछा वो है अरविंद, राइट? अरविंद स्मार्ट स्पेसेस अच्छे नतीजों के बाद कैसा दिख रहा है चार्ट्स पे? अरविंद फैशन आई थिंक, अच्छा अरविंद स्मार्ट स्पेस, एक मिनट आई जस्ट सी। सो अरविंद स्मार्ट स्पेस ऑल्सो, ये भी स्टॉक एक अच्छे से ट्रेंड में है, फिलहाल रिट्रेस हो रहा है। एंड आई थिंक कल का जो लो है 665 लेवल्स, 650 640 का सपोर्ट बैंड लेके चलिए। अगर ये सपोर्ट टिकता है तो आई थिंक द ट्रेंड कंटिन्यूज, नहीं तो फिर इसमें और भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ठीक है, ये दोनों ही काउंटर्स पे जो है आपको राय दे दी गई है, पर आइए अब समझते हैं कि कौन से स्टॉक्स हैं जो कि खबरों के दम पे एक्शन में देखे जाएंगे। ये पूरी लिस्ट लेकर जो है अशेषा हमारे साथ अब जुड़ चुकी है। अशेषा बताइए कहाँ पे देखेगा एक्शन?
जी हाँ, सबसे पहले मैरिको की बात करते हैं। नतीजे तो कल मार्केट आवर्स में ही आ चुके थे, लेकिन मैनेजमेंट का कॉल हुआ मार्केट आवर्स के बाद और अच्छी कमेंट्री आई है। उनका मानना है कि रूरल कंजम्पशन बढ़ रहा है, अर्बन कंजम्पशन में थोड़ा सा स्लो डाउन दिख रहा है, मॉडरेट होता हुआ नजर आया, लेकिन रूरल कंजम्पशन को लेकर कमेंट्री काफ़ी अच्छी थी। उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY25 से इम्प्रूव होता हुआ नजर आ सकता है। तो काफ़ी अच्छी मैनेजमेंट कमेंट्री थी, जिसके चलते मैरिको पर आप अपनी नज़र रखें। इसके अलावा SRF की बात करते हैं तो गुजरात फ्लोरो ने अपने कॉल में कुछ एंटी डंपिंग के बारे में कहा, जिसके चलते SRF के बैलेंस प्रॉफिटेबिलिटी पर करीब 5% का इम्पैक्ट देखने को दिख सकता है। तो नेगेटिव इम्पैक्ट SRF पर, जिसके चलते स्टॉक फोकस में रहेगा। इसके अलावा शुगर स्टॉक्स की बात करते हैं तो कल ISMA का डेटा आया। अक्टूबर से अप्रैल तक कंपनी ने रादर शुगर ने 31.4 MT का प्रोडक्शन हुआ है और अब ISMA ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि 2 मिलियन टन का एक्सपोर्ट्स अलाउड होना चाहिए। तो अगर अलाउ होता है तो ये पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो रहेगा और ISMA ने अभी एक रिक्वेस्ट की है, जिसके चलते शुगर स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। इसके अलावा ओरिएंट इलेक्ट्रिक की बात करते हैं। कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है हैदराबाद में, वहाँ कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो ओरिएंट इलेक्ट्रिक पर भी अपनी नज़र रखें। ट्यूब इन्वेस्टमेंट में एक नया इन्वेस्टमेंट आया है। EV आर्म ने 580 करोड़ रेस किए हैं प्राइवेट इक्विटी फर्म से। पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स पर भी अपनी नज़र रखें। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, 2 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज फोकस में रहेगी, HPCL और BPCL। दोनों ही के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक है 9 मई को, जहां बोनस इश्यू कंसिडर किया जाएगा। तो इसके चलते HPCL और BPCL पर भी अपनी नज़र रखें। इसके अलावा लुपिन की बात करते हैं। एक तो नतीजे आए थे और नतीजों के अलावा कंपनी को हाइपरटेंशन ड्रग के लिए US FDA से अप्रूवल मिला है। तो बड़ा अप्रूवल है और नतीजों के दम पर भी लुपिन फोकस में रहेगा। इसके अलावा IT कंपनी की बात करते हैं विप्रो, जहां विप्रो ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेशन किया है। फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए जनरेटिव AI पावर वर्चुअल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो एक बड़ा टाई अप है माइक्रोसॉफ्ट के साथ, जिसके चलते विप्रो पर भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी। और लास्ट में एक रियल एस्टेट काउंटर की बात करते हैं, ओबेरॉय रियल्टी। कंपनी ने एक्सचेंजेस को बताया कि वर्ली में एक लैंड कंपनी रीडेवलप करने वाली है, जिसका 6.24 लाख स्क्वायर फीट का सेलेबल एरिया रहेगा। रियल एस्टेट स्टॉक्स इन एनी केस पिछले कुछ दिनों से फोकस में रहे हैं और कंपनी को नया ऑर्डर मिला है, जिसके चलते ओबेरॉय रियल्टी पर भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आशीषा पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपन रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट निकुंज की नज़र का। तो अब हमारे साथ ET नाउ और ET नाउ स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज दालमिया जुड़ चुके हैं। निकुंज सर, वेरी गुड मॉर्निंग। आपसे आज कई सारे सेक्टर्स पे बात करनी है और सबसे पहले मैं फार्मा सेक्टर पे ही राय जानना चाहूँगी, क्योंकि आप इसे क्लोजली ट्रैक करते हैं और पहली दिग्गज फार्मा कंपनी लुपिन के नंबर्स आए, उम्मीद से थोड़े से निराश ज़रूर किए, बट किस तरीके के बिग ट्रेंड्स देखे फार्मा में, क्योंकि आज डॉक्टर रेड्डीज़ के भी नंबर्स हैं, तो कैसे पड़े लुपिन के नंबर्स और साथ ही डॉक्टर रेड्डीज और अन्य फार्मा कंपनी से क्या उम्मीदें रखें इस बार? देखिए, फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर एक ही समय में एक कंपनी कुछ नहीं कर सकती, एक कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है, एक कंपनी बहुत ख़राब कर सकती है। IT नहीं है कि एक ट्रेंड होता है, एक लहर होती है, सब अच्छा एक साथ जाएंगे, सब अच्छे सब अगर पिटेंगे एक साथ पिटेंगे। फार्मा के अंदर कॉम्प्लिकेशन इसलिए होती है बिकॉज साइकिल्स अलग अलग होती हैं, प्रोडक्ट्स अलग अलग होते हैं, प्रोडक्ट्स की लाइफ साइकिल अलग अलग होती है। तो अगर आप रेड्डी और लुपिन के नंबर की बात करें तो लुपिन के जो नंबर हैं, हालांकि हम बात कर सकते हैं कि कंसेंसस से थोड़े से नीचे हैं, मगर साहब ये स्टॉक पिछले 1 साल के अंदर करीब 125% चला है, 125% चला है। उसके बाद उम्मीद करना कि उस स्टॉक के अंदर उस प्रकार की रफ्तार बनी रहेगी मुश्किल है। मगर कंपनी के जो मार्जिन हैं वो 20% के ऊपर है, यानी कि कंपनी में जो टर्न अराउंड था 3-4 क्वार्टर पहले, इनके जो मार्जिन थे वो 8 से 9% थे। 8 से 9% से 20% की उछाल जो उन्होंने लगाई है वो काफ़ी अच्छी है। इनके जो प्रोडक्ट पाइपलाइन की अगर मैं बात करता हूँ अभी ठीक लग रही है। जेनेरिक और स्पेशलिटी मार्केट में ये जो मूव करने की बात कर रहे थे, हालांकि इन्होंने लंबी छलांग नहीं मारी है, पर मुझे लगता है कि वहाँ पर ठीक हो सकता है। कुल मिलाकर के लुपिन ने एक पारी खेली जिसके अंदर हम उसे कमबैक स्टार बोल सकते हैं। रेड्डीज
उसी समय में रेडीज केवल 25% ऊपर है। उसी समय में आप देखें बायोकॉन कहीं नहीं गया है, लॉरिस को आप देखें एकदम कमाल का उछाल उसमें है, और विंडो के अंदर काया पलट गई है। सिप्ला में सेम टाइम हम बात कर रहे थे कि भाई उसके अंदर क्या एक M&A एक्टिविटी होगी। तो फार्मा को आपको कंपनी लेवल पे समझना चाहिए, ना कि सेक्टर लेवल पर। और कंपनी लेवल की अगर मैं बात करूं तो मेरे को इस समय इंटायर जो CDMA स्पेस है उसके अंदर मुझे लगता है कि जो प्राइसिंग के प्रॉब्लम्स हैं वो बॉटम आउट हो चुके हैं। तो उसके अंदर अगर आप देखें तो डीवीज, लॉरिस, उस प्रकार की जो कंपनियां हैं उनके अंदर मुझे लगता है कि प्राइसिंग पावर वापस आ रहा है। ठीक है, प्राइसिंग पावर उसमें वापस आ रहा है। लेकिन निकुंज सर, आज डॉक्टर रेड्डीज के नंबर आ जाएंगे, और अगर हम नतीजों की बात करें तो मुनाफा 34% बढ़ने का अनुमान है। डॉक्टर रेड्डीज में क्या करना चाहिए, किस तरह से प्रिपेयर कर रखना चाहिए खुद को? नंबर्स देखते हैं अभिषेक, बिकॉज आई बी वेरी फ्रैंक, इस कंपनी को इतना बारीकी से मैं नहीं देखता हूं, मगर ऊपरी बात अगर हम करें तो ग्लेविमेट करके एक ड्रग है जिसकी वजह से लगता है कि इसके नतीजे अच्छे आएंगे। डॉक्टर रेड्डी के अंदर अगर आप देखें तो एक डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी मार्केट शेयर गेन आ रहा है, इनके नॉन US मार्केट के अंदर भी प्राइसिंग पावर इनके पास आ रहा है। मगर अब लुपिन और डॉक्टर रेड्डी को कंपेयर करें तो जो अच्छा खासा टर्न अराउंड लुपिन में देखने को मिला है, अरविंदोर में देखने को मिला है, डीवीज में देखने को मिला है, उस प्रकार का कमाल और धमाल डॉक्टर रेड्डी में भी नहीं देखने को मिल रहा है। निकुंज सर, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। एक खबर पे आपका रिएक्शन चाहिए जो आज सुबह ही आई है कि अब टाइम का एक्सटेंशन नहीं हो रहा सर, अब समय नहीं बढ़ने जा रहा, जो जितना समय काम करता है उतना ही समय काम करेगा, तो इस पर आपका टेक चाहिए। और दूसरा सर, ये FMCG को इस समय आप कैसे देख रहे हैं? गोदरेज कंज्यूमर्स के नंबर उतने अच्छे तो नहीं लग रहे, और मैरिको की कॉल भी आई, हालांकि मैरिको के नंबर ठीक बताए जा रहे हैं। देखिए, समय नहीं बढ़ना हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि छुट्टी अब हमारी जो होगी दिनचर्या से, ऑफिस आवर से, वो रेगुलर टाइम पर होगी। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर 2 घंटा टाइम एक्सटेंड अगर हो जाता है तो डिम्पी जी फिर शाम को भी आपको फोनोस करने पड़ेंगे, लिंक्स करने पड़ेंगे, आपके घर में कैमरा लगाना पड़ेगा। तो सोचिए क्या लाइफ में परिवर्तन आपके आ जाता। तो उस इतिहास से तो हम सबको खुश होना चाहिए सर, सबको आना पड़ेगा सर, मेरे को नहीं सर, सबको आना पड़ता। जी हाँ, सबको आना पड़ता, मेरे को नहीं आना पड़ता। तो उस प्रकार का सिनेरियो शायद इमेजिन करना बड़ा मुश्किल है। तो मैं तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली खुश हूं कि समय नहीं बढ़ा है। और मेरा ये भी मानना है कि इंडियन मार्केट इस समय इतने डेवलप्ड नहीं हुए हैं कि आप उनके अंदर आप समय बढ़ा सकते हैं, बिकॉज आपकी जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हैं, आपकी जो कंपल्शंस हैं, आपकी जो FNO मार्केट है, इस प्रकार से इतना बड़ा नहीं बना है कि एक्सटेंड करके कोई भी ब्रोकर इस प्रकार दे विल बी वेरी हैप्पी विद इट। देखिए, जो डिसीजन है, एक्सचेंजेस इज लाइक अ हाईवे उन्होंने बना दिया है, जिस हाईवे के अंदर वो 24 घंटा सर्विस दे सकते हैं। हाईवे का जो यूसेज है वो ब्रोकर करते हैं, और ये जो नैरेटिव है, ये जो डिसीजन हुआ है, ये ब्रोकर्स ने डिसीजन लिया है कि भाई वो मार्केट एक्सटेंशन के बेनिफिट के फेवर में नहीं है। वो इसलिए फेवर में नहीं है क्योंकि 3.5 के बाद अगर आप मार्केट एक्सटेंड करते हैं तो आपका मैन पावर और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ जाती है, वर्सेस आपको जो ट्रेडिंग और मार्केट एक्सटेंशन से जो बेनिफिट मिलेगा, शायद वो अगर आप कंपेयर करें, सो द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वाज मिसिंग। और मुझे लगता है डिसीजन लिया है उसी बेसिस पर। और मुझे लगता है क्योंकि पहली बार NSE ने इतनी स्पष्टीकरण से कुछ आकर के बोला है, तो ये बात अब 2-3 साल तक अब अज्यूम कर सकते हैं नहीं होने वाली है। तो 2-3 साल तक हम अज्यूम कर सकते हैं कि इंडियन मार्केट के अंदर फिर यही बात दोबारा चालू नहीं होने वाली है कि मार्केट आर एक्सटेंड होने वाले हैं। FMCG पे आप कुछ बात रखोगे अपनी? गोदरेज CP के नंबर उतने ठीक नहीं लग रहे हैं, मैरिको के नंबर्स ठीक आए। डिम्पी, शायद हम 8-10 दिन पहले बात कर रहे थे कि एक सेक्टर है जहां मुझे टर्न जेन्युइन दिखता है, वो FMCG सेक्टर है। FMCG सेक्टर में अगर आप देखें तो मैं ब्रिटानिया की कल कमेंट्री देख रहा था, डबल डिजिट की बात हो रही है। अगर मैं बात करूं गोदरेज कंज्यूमर की या मैरिको की, सब कंपनीज इस प्रकार की बातें कर रही हैं कि सेकंड हाफ विल बी बेटर देन द फर्स्ट हाफ, एंड इफ द सेकंड हाफ विल बी बेटर देन द फर्स्ट हाफ, इट ऑब्वियसली मीन्स दैट मार्केट के अंदर इस समय ये जो भ्रम था कि रूरल इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही, FMCG स्टॉक्स खटाई में रहेंगे, मुझे लगता है भ्रम टूटने सा लगा है। दूसरा, मॉनसून इस प्रकार इस साल अगर अच्छा रहा तो एक बहुत ही बड़ा फैक्टर रहेगा जो FMCG सेक्टर के लिए अच्छा रहेगा। एक बात और तय है कि इन्फ्लेशन एकदम मेंटेन रही है, कभी
थोड़ी बहुत स्पाइक्स इधर उधर आ रही हैं, मगर इन्फ्लेशन ट्रेंड लाइन से ज़्यादा ऊपर नहीं गई है। तीसरा, जितनी भी एफएमसीजी कंपनीज थी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इन सब कंपनियों ने प्राइस हाइक ली थी। हम कंपनियों से प्राइस हाइक सुनते हैं डिम्पी, अभिषेक, सृष्टि, पर आपने कभी सुना है कि एचयूएल ने अपने दाम गिरा दिए, या फिर पार्ले जी ने बिस्किट के दाम कम कर दिए, या फिर एचयूएल ने साबुन के जो दाम बढ़ाए थे उन्होंने कम कर दिए? ऐसा नहीं होता है। वह एक पर एक फ्री दे देते हैं, या फिर जो दाम एक बार बढ़ जाते हैं उसको दोबारा कम नहीं करते हैं। तो एफएमसीजी कंपनीज ने कॉस्ट की वजह से पिछले 2-3 साल में बड़े हाइक्स लिए हैं, और कॉस्ट अगर नीचे आती है तो मुझे नहीं लगता है कि ग्रामेज बढ़ाने वाले हैं या फिर वो प्राइस कम करने वाले हैं। तो जिसका मतलब है कि अगर वॉल्यूम ग्रोथ आती है और प्राइस ऊपर जा चुके हैं तो उसका सीधा बेनिफिट आपको मार्जिन में मिलेगा, जो मुझे लगता है सेकेंड हाफ में हो सकता है। सेकंड हाफ में हो सकता है। एफएमसीजी तैयार भी हो रहा है, डेरिवेटिव्स का डाटा भी यही इंडिकेट कर रहा है। निकुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, ये आज पूरा एनालिसिस करने के लिए अलग अलग मुद्दों पर। अब वापस से अपने सहयोगी पूजा को मैं अपने साथ जोड़ना चाहूँगा, वो आपको बताएंगे ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स, वो भी आप जरा नोटिस कर लीजिए फटाफट से। पूजा, गुड मॉर्निंग, बताइए रिपोर्ट्स कौन सी हैं? जी गुड मॉर्निंग। शुरुआत सबसे पहले लुपिन से करेंगे। काफ़ी मिक्स्ड कमेंट्री आ रही है। ये स्टॉक आज खबरों के चलते और नतीजों के चलते भी फोकस में रहेगा, तो उस पर जो कमेंट्री नज़र आ रही है उसमें जेपी मॉर्गन ने न्यूट्रल की राय दी है, 1550 का लक्ष्य देख रहे हैं, और इनका कहना है कि मार्जिन में सुधार जारी है। नेट कर्ज में कमी देखने को मिली, चौथे तिमाही के जो नतीजे थे वो अनुमान के मुताबिक थे, लेकिन घरेलू कारोबार में की ग्रोथ में थोड़ी कमजोरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं कोटक सिक्योरिटीज़ ने अपनी बिकवाली की राय कायम रखी है और लक्ष्य देख रहे हैं 1375 रुपये प्रति शेयर का, और इनका भी कहना है कि ब्रांडेड बिक्री घटने और R&D पर खर्च बढ़ने से इनके कामकाजी मुनाफे पर असर पड़ा है। तो काफ़ी मिक्स्ड कमेंट्री निकल कर आ रही है लुपिन पर। अब बात करते हैं मैरिको की। इन्वेस्टेक ने रेटिंग होल्ड से बढ़ाकर खरीदारी की दी है, लक्ष्य 572 से बढ़ाकर 616 रुपये प्रति शेयर का दिया है, और इनका कहना है कि विदेशी कारोबार भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, घरेलू प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हिंडाल्को पे भी रिपोर्ट्स काफ़ी पॉजिटिव आई हैं। यहाँ पर जेफरीज ने खरीदारी की राय दी है, लक्ष्य 700 से बढ़ाकर 810 का किया है, और जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट की राय दी है, 665 से बढ़ाकर जो नया लक्ष्य है वो 730 का दिया है। टीटागढ़ रेल पर मॉर्गन स्टैनली ने रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कि ओवरवेट की रेटिंग दी है और लक्ष्य देख रहे हैं 1285 रुपये प्रति शेयर का। इनका कहना है कि भारतीय रेलवे में तेजी से सुधार हो रहा है, जिससे कि कंपनी को काफ़ी फायदा होगा, और FY 24 से 27 के बीच 28% की ग्रोथ होने की संभावना है सालाना आधार पर। इंडस टावर पर मैक्वायरी ने रेटिंग घटा दी है, लेकिन लक्ष्य बढ़ाया है। रेटिंग न्यूट्रल से घटाकर अंडर परफॉर्म की दी है, लक्ष्य 230 से बढ़ाकर 264 का देख रहे हैं इंडस टावर पर मैक्वायरी। कार्टरेट के भी जो नतीजा है उस पर नोमुरा ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कि लक्ष्य बढ़ा दिया है, 887 से बढ़ाकर लक्ष्य देख रहे हैं 982 का, और इनका कहना है कि चौथी तिमाही में स्पेशली मार्जिन के फ्रंट पर प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा कंपनी का। M&M फाइनेंस पर मैक्वायरी ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें अपनी न्यूट्रल की राय बरकरार रखे हुए हैं, लक्ष्य देख रहे हैं 275 रुपये प्रति शेयर का, और इनका कहना है कि प्रोविजनिंग काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ी कंपनी को, जिसके चलते चौथी तिमाही में प्रॉफिटेबिलिटी पर इनके असर पड़ा। गोदरेज कंज्यूमर पर जो रिपोर्ट आई है उसमें जेफरीज ने खरीदारी की राय के साथ 1520 का टारगेट दिया, और जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग के साथ 1300 का टारगेट दिया है। गुजरात गैस पर लक्ष्य बढ़ाया है, जेपी मॉर्गन ने लक्ष्य 360 से बढ़ाकर 396 का देख रहे हैं। और आखिर में बात करते हैं ब्रिटानिया की। कल शानदार तेजी देखने को मिली थी नतीजों के बाद, अब इस पर गोल्डमैन सैक्स की भी जो रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल की राय बरकरार रखे हुए, लेकिन लक्ष्य 4900 से बढ़ाकर 5000 का कर दिया है। बहुत शुक्रिया पूजा, ये पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए। तो कई सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पे नतीजे आए, ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स आई, और आइए अब अपने एक्सपर्ट से समझते हैं कि कैसे देख रहे हैं टेक्निकल फ्रंट पे ये सभी काउंटर्स को। वैशाली, क्विकली कुछ काउंटर्स आपसे समझना चाहेंगे। सबसे पहले लुपिन, क्योंकि कल हमने देखा था कि ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास काउंटर जो है काउंटर ने क्लोज दिया था, बट आज बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट तो नतीजों में नहीं दिख रहा है। अगर रिट्रेस हुआ तो कौन से लेवल्स ध्यान में रखने चाहिए, और अगर ऊपर गया तो भी कौन से लेवल्स फोकस में रहेंगे? So Lupin, actually the trend is very fine. 1600 का नियर टर्म सपोर्ट है, और ये सपोर्ट को मान के नियर टर्म रेजिस्टेंस भी आ रहा है अराउंड 1680 1700 लेवल्स तक। सो इंट्राडे के हिसाब से 1700 लेवल्स को वॉच करना है, बिकॉज कल का वॉल्यूम भी बहुत ही हाई है। 1700 का एक टारगेट रेजिस्टेंस बन सकता है, अगर उसको डिसाइसिवली ब्रेकआउट दे रहा है यहाँ से, तो 1720 1730।
1300 का एक रेजिस्टेंस लेवल ज़रूर है, इसको आप ज़रूर ध्यान में रखें। उसके ऊपर निकला तो ऊपर के टारगेट्स। कुछ और काउंटर्स पे अपने एक्सपर्ट से राय ज़रूर लेंगे, पर आइए उससे पहले जानते हैं भसीन के बेहतरीन शेयर्स। भसीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 Hours स्वदेश पे। वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे कि क्या कुछ है कल के अपडेट्स, और साथ ही आज के लिए कौन सी पिक्स हैं जो कि आप हमारे दर्शकों के लिए लाए हैं, क्योंकि इसके अलावा आपसे कई सारे रिजल्ट्स पे भी चर्चा करनी है। गुड मॉर्निंग सृष्टि, आपको, डिम्पी और अभिषेक को। तो कल मैंने आपको कोल इंडिया कहा था, वो मेरा टॉपिक था, वो आई थिंक स्टॉप लॉस हो गया, लेकिन वो इस कारण से हुआ है क्योंकि पीएसयू में अक्रॉस द बोर्ड सेल ऑफ आया था। जो भी आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर गाइडलाइंस में चेंज है उससे बैंक्स को जरूर फर्क पड़ता है, बट कोल इंडिया जैसे शेयर को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपने ट्रेडिंग में लिया था तो उसका स्टॉप लॉस हो गया, लेकिन आप भी अभी भी मैं सोचता हूँ कोल इंडिया 550 रुपए का शेयर है। जो अर्निंग्स आई हैं, जो मर्चेंट पावर की उसकी सेलिंग है, वो सब बहुत बढ़िया है। सो कोल इंडिया रिमेन्स वन ऑफ माय टॉपिक्स इन दिस फॉल। It's the only PSU I would recommend buying along with Engineers India and Ircon. सृष्टि जी, दूसरी बात ये है कि मार्केट देखिए, मैं जैसे आपको कहा था, इट इज स्ट्रगलिंग टू क्रॉस द 22,800 विद ईज, और वो मेरे को एक लगता है पिवट है। यहाँ पे कंसोलिडेशन होगी, सेक्टर वाइज रोटेशन। बहुत टाइम बाद मैंने देखा कि टाइटन 7% डाउन है और ब्रिटानिया 7% अप। तो वो बता रहा है ओवर ओनरशिप कहाँ पे है और अंडर ओनरशिप और मैक्सिमम पेसिमिज्म जो मैं आपको कहता था एफएमसीजी और आईटी में है, वो अब सही आ रहा है। आज आपके लिए एक बहुत ही शानदार पिक है जो मेरे हिसाब से रियल एस्टेट का प्ले है, और रियल एस्टेट आप देख ही रहे हैं कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो ये रियल एस्टेट का ज्यूअल इन द क्राउन है। मेरे को लगता है यहाँ से 50% अपसाइड आपको मिल जाना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन योर होराइजन। आपके लिए आप कहे तो मैं शुरू करूं दोनों तीनों पिक्स जो आपके लिए मैं लाया हूं। जी जी बिल्कुल। भसीन जी बताइए, आज के लिए कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे? तो एम्बेसी ऑफिस देखिए, एम्बेसी ऑफिस इज आर्गुएबली 45 मिलियन स्क्वायर फीट पे उसको रेंटल इनकम आती है जो आपको 7% यील्ड देता है। साथ में उन्होंने 8 मिलियन स्क्वायर फीट अंडर कंस्ट्रक्शन है, और अभी 5 मिलियन स्क्वायर फीट उन्होंने अक्वायर किया चेन्नई में। इसमें आपको ये बताऊं, इट हैज क्रिएटेड मोर कमर्शियल रियल एस्टेट देन इवन डीएलएफ। दूसरा, यील्ड्स इन कमर्शियल रेंटल इज हाईएस्ट अब जो आ रही है कमर्शियल में आ रही है। कोविड के 2 साल के बाद अब सिर्फ कमर्शियल में स्पेस में बहुत ग्रोथ है। ये शेयर अनबिलीवेबल है। 450 का तो मिनिमम टारगेट होना चाहिए, ये उससे भी ऊपर चले जाए कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। तो रियल एस्टेट में 7% डिविडेंड यील्ड में वन ऑफ द मोस्ट पेडिग्री स्टॉक्स एंड कंपनी जिसने डिलीवर किया है। 45 मिलियन स्क्वायर फुट, 8 मिलियन अंडर कंस्ट्रक्शन, 5 मिलियन न्यू एक्विजिशन, और इन्होंने इंडिया बुल में भी 21% स्टेक लिया है, जिससे मर्जर क्रिएट होएगा वो बढ़ेगा। तो एम्बेसी रियल एस्टेट ऑफिस आपके सबके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। वेरी गुड प्रॉक्सी प्ले ऑन रियल एस्टेट। दूसरा, मैं पहले भी डिम्पी और अभिषेक को कहा कि लीवर हैज बॉटम्ड आउट फॉर द ईयर, फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स। इस भाव पे लीवर 21,500 रुपए में आपको मिल नहीं सकता। 2050 का भाव इसका टूट ही नहीं सकता, लिख के ले लीजिए। और भाव 2400 का दिखता है। मार्केट को अब चलना है तो आईटी एंड एफएमसीजी एंड फार्मा हैव टू बी द न्यू लीडर। 2145 में लीजिए, 2100 का स्टॉप लॉस, 2400 का टारगेट। थोड़ा एग्रेसिव टारगेट इसलिए है कि होल्ड कीजिए, अच्छे शेयर जब आपको मिले तो उनमें राइड करिए। तीसरा मेरा पिक, मेरा फेवरेट एचडीएफसी बैंक। देखिए, पीएसयू बैंक्स में मैं कई टाइम से कह रहा हूं प्रॉफिट बुकिंग कीजिए और प्राइवेट बैंक्स में जाइए। कल भी बैंक निफ्टी को आईसीआईसीआई, कोटक और इंडसइंड ने पकड़ा है। एचडीएफसी अब आपका आउट परफॉर्म होएगा। उसमें जो अटकलियां थी हो गई। डिपॉजिट फ्रेंचाइज इज ग्रोइंग, सीडीआर रेशियो इज डिपॉजिटिंग। 1575 का टारगेट है, 1475 का स्टॉप लॉस। ठीक है, तो इंडेक्स के 2 दिग्गज एचयूएल और एचडीएफसी बैंक और इसके अलावा एम्बेसी रीट को खरीदने की सलाह है वसीम साहब की तरफ से। बस तो रिजल्ट एक्सपर्ट की शुरुआत करेंगे और फटाफट अंदाज में जितने ज़्यादा हो सके कल शाम जो नतीजा हैं बाजार बंद होने के बाद उनकी हम चर्चा करते हैं वसीम साहब के साथ रोज़। और ये सुपर हिट भी हो रहा है ये सेगमेंट हमारा ख़ास तौर पे। शुरुआत करेंगे वसीम साहब गुजरात गैस से। स्ट्रॉन्ग नंबर्स रेवेन्यू के फ्रंट पर,
खास तौर से प्रॉफिट के फ्रंट पर ज्यादा 86% का उछाल है। अ, बताइए कि क्या करना चाहिए गुजरात गैस में। बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। देखिए ये शेयर बहुत रन अप दिया है, अगर आपको ध्यान हो 400 सवा 400 पे हमने इस पे बाय भी दिया था, यील्ड भी था। देखिए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पे जो अटकली लगी थी कि आपका ईवी में ज्यादा वो फोकस आएगा, वो सब बहुत दूर की बात है। अभी तो इनकी ग्रोथ अनपैरेलल्ड है। मैं अभी गुजरात में ही होके आया और जिस स्टेशन पे रुका वो गुजरात गैस का ही था। वलसाड, वापी, आपको मैं ये बता रहा हूँ, बंबई से गया था। और मुझे लगता है मार्जिन में ऑफ कोर्स इतने बड़े नंबर हर क्वार्टर में रिपीट नहीं होंगे, लेकिन ये शेयर बहुत स्टेडी इनकम वाले हैं। महानगर गैस, आईजीएल और गुजरात गैस। हमारा टॉप पैकिंग ऑर्डर महानगर गैस है, गुजरात गैस और आईजीएल। ये पैन इंडिया प्ले है और जिस तरह से सीएनजी पीएनजी एक्सपैंड कर रहा है, इट्स अ वेरी गुड प्ले। हाउएवर वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेच्ड है, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग का मैं होल्ड करूंगा। अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है तो होल्ड कीजिए, लेकिन आज प्रॉफिट बुकिंग का मोड इसमें रहना चाहिए। ठीक है, मुनाफा वसूली की सलाह है और नजरिया लंबी अवधि का है तो होल्ड करने की सलाह है। अगला शेयर है भसीन साहब गुजरात फ्लोरो। इसके भी नंबर्स दमदार हैं। मुनाफे में 26% का, आय में 14% का उछाल है और कामकाजी मुनाफे में भी हम बढ़ोतरी देख रहे हैं। मार्जिन भी ऊपर के साइड पर ही है। गुजरात फ्लोरो, इसको लेकर क्या व्यू है आपका? नहीं, बहुत पॉजिटिव है। देखिए फ्लोरोकेमिकल, स्पेशलिटी केमिकल, इनके नंबर जो भी आ रहे हैं वो वर्स्ट इज ऑलरेडी बिहाइंड। आज अगर चाइना वापस आ रहा है, आपको शायद पता नहीं कि हैंगसेंग इज अप 9% ईयर टू डेट। इट इज इवन परफॉर्मिंग बेटर देन नैस्डैक। और मुझे लगता है कि स्पेशलिटी केमिकल और मेटल्स में सबसे बड़ी तेजी जो आएगी चाइना की वजह से ही आएगी। और ये पेडिग्री स्टॉक्स हैं, इनके पास मोनोपोली बिजनेसेस हैं। तो मेरी होल्ड की रेटिंग है। स्टॉक हैज बीन आउट परफॉर्म, अभी तो आउट परफॉर्मेंस शुरू होगी। गुजरात फ्लोरो, एसआरएफ, आरती इंडस्ट्रीज, नवीन फ्लोरो, ये सब में बास्केट अच्छी लेके भाई है। इवन दीपक नाइट्राइट, मुझे लगता है वो भी बॉटम आउट हो गया है। आपको इन शेयरों की बास्केट बनानी चाहिए और अगले साल के लिए ये आउट परफॉर्मर हो सकते हैं। ठीक है, आउट परफॉर्मर साबित हो सकते हैं शेयर ये। अगला शेयर गोदरेज कंज्यूमर। नतीजे इसके अनुमान के मुताबिक आए हैं, हालांकि घाटे का आंकड़ा है क्योंकि अफ्रीका कारोबार के इन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग की है और उसके चलते एक वन टाइम है। गोदरेज कंज्यूमर, भसीन साहब, इस पर आपका व्यू? शेयर था 750, 750, बहुत आउट परफॉर्मर और एफएमसीजी में आउट परफॉर्म किया है। देखिए हाउस ऑफ गोदरेज से जो भी आपका प्रोडक्ट निकलता है, पर्टिकुलरली गोदरेज हेयर डाई और जो उनके बाकी एंसिलरी बिजनेसेस हैं, आपको शायद पता हो मलेशिया में दे आर द वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर। तो मैं अभी भी सोचता हूँ डिक्लाइन पे मिले तो लीजिए। मार्जिन्स हैव बीन वेरी वेरी स्ट्रांग। इसके डबल डिजिट में, लोअर डबल डिजिट में आते थे 12-14%, और अब की तो आई थिंक अबव 20% मार्जिन आए हैं। तो दैट इज टेलिंग यू के जो बाहर का बिजनेसेस हैं वो स्टेबलाइज कर गए हैं और आगे जाते हुए मुझे उनमें ग्रोथ दिखती है। एनी डिक्लाइन शुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। आई वुड से कि आज की डेट में शायद इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आए। पर खरीदारी करने की सलाह है। प्रॉफिट टेकिंग आ जाएगी। डिप्स का आप खरीदारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और रूट मोबाइल प्रमोटर तो इनका अब विदेशी है, हालांकि नंबर्स आए हैं कमजोर और प्रॉफिट के फ्रंट पर, एबिटा के फ्रंट पर थोड़े से निराशाजनक नतीजे हैं। मार्जिन भी थोड़े से कॉम्प्रेस हुए हैं रूट मोबाइल के। रूट मोबाइल भसीन साहब, क्या भी होगा, बेच के निकल जाए? देखिए ये एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है। ये शेयर जब लिस्ट हुआ था, एक आईपीओ में आया था, ये वहां से 4 बैगर हो चुका है और मुझे अभी भी लगता है जिस तरह का बिजनेस प्रोफाइल है वो बहुत स्ट्रांग है। एनी डिक्लाइन में आप सिप कीजिए। मार्केट वॉलेटाइल है और मिड कैप में ज्यादा प्रेशर है। हो सकता है बिकॉज ऑफ रिजल्ट्स थोड़ी सी आपको इसमें प्रॉफिट बुकिंग आए, बट मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं रूट मोबाइल शुड बी अ पोर्टफोलियो स्टॉक विद अ 2 to 3 ईयर व्यू। ठीक है, 2 से 3 साल का व्यू हो तो रूट मोबाइल आपके लिए ठीक है। अगली कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड्स। आईटी स्पेस में थोड़ी सी अलग टाइप की कंपनी है ये, नई भी है लेकिन डिजिटल फोकस है ये। इसके अगर आंकड़ों की बात करें तो ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है। रेवेन्यू में हल्की फुल्की 2% के आसपास की बढ़त है। मार्जिन थोड़ी सी बड़ी है। मुनाफे की बात करें तो वहां पर Q1Q बेसिस पर करीब करीब 20% का उछाल है। हैप्पीएस्ट माइंड्स, ये आपको कैसी लगती है भसीन साहब आईटी में? देखिए हैप्पीएस्ट माइंड के प्रमोटर वन ऑफ द मोस्ट सुलझे हुए और बहुत बढ़िया जो माइंड ट्री के प्रमोटर थे मिस्टर सूता, उन्होंने स्टार्ट किया है। तो पेडिग्री, मैनेजमेंट, बिजनेस प्रोफाइल इज गुड। और आपको पता है कि आईटी में अटकलियां लगी रही हैं बिकॉज ऑफ एआई एंड सो ऑन। मुझे अभी भी लगता है कुछ मिड कैप आईटी स्टॉक्स, हैप्पीएस्ट माइंड, कोफोर्स, परसिस्टेंट, ये एक बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट दे रहे हैं। नॉट ओनली आर दे गुड प्रॉक्सी टू
वीक रूपी, लेकिन जो इनका बिजनेस प्रोफाइल है, अगर नैस्डैक न्यू हाई पे जाएगा और बॉन्ड यील्ड अब 2 रेट कट की भी बात आ गई, तो मुझे लगता है इन्फ्लेशन और एट्रिशन विल बी बिहाइंड, और आगे जाते हुए प्रोडक्ट बेस्ड आउटसोर्सिंग विल कंटिन्यू। तो मेरे हिसाब से इसमें सिप करना बहुत अच्छा है। ये स्टॉक ने कोई ज्यादा रिटर्न नहीं दी है, लेकिन मुझे ये एज अ मैनेजमेंट, एज अ कंपनी, एज अ प्रोडक्ट प्रोफाइल बहुत पसंद है। ठीक है, हैप्पीएस्ट माइंड्स पर रिव्यू। अगला जो शेयर है हमारे लिस्ट में वो है अरविंद स्मार्ट स्पेसेस का। इसमें प्रॉफिट में 86% का उछाल है और मार्जिन में करीब करीब 5% की जबरदस्त बढ़ोतरी हम देख रहे हैं। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, ये कंपनी आपको कैसी लगती है भसीन साहब? देखिए, वही मैं आपको कह रहा हूं कि कमर्शियल रियल एस्टेट रिलेटेड टू दैट स्पेसेस शेयर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। अरविंद एक पेडिग्री है जो जिसमें लाल भाई ग्रुप बहुत ही फेमस है एज फार एज रियल एस्टेट, एज फार एज टेक्सटाइल, और स्टॉक्स हैव बीन वेरी वेरी स्ट्रांगली आफ्टर द डीम। मुझे अभी भी ये शेयर पसंद है बिकॉज ऑफ द ग्रुप, और मैंने आपको आज का टॉप पिक भी दिया एम्बेसी ऑफिस स्पेस, जो मुझे लगता है यहाँ से बहुत ही बड़ा डबलर है, डबलर नहीं तो 50% है। तो इन स्पेसेस में आपको रहना पड़ेगा क्योंकि कमर्शियल स्पेसेस आर डूइंग एक्सट्रीमली गुड, और यहां मैं रेकमेंड करूंगा होल्ड की, लेकिन ऐड है एम्बेसी ऑफिस। एम्बेसी ऑफिस को ऐड करने की सलाह है। ठीक है भसीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज अपने शेयर बताने के लिए और नतीजों वाली कंपनियों पर भी अपने बिल्कुल सटीक क्रिस्टल क्लियर व्यूज शेयर करने के लिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच सर। चलिए अब अगले कुछ एक्सपर्ट्स को और जोड़ेंगे। वेंचुरा सिक्योरिटीज के विनीत वोलिंजकर जुड़ गए हैं। विनीत जी, बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल से चंदन तापड़िया हमारे साथ हैं। चंदन जी, आपका भी धन्यवाद। शुरुआत चंदन जी आपसे करेंगे। बताइए आपके शेयर आज के कौन से हैं, क्या ट्रेड करने की सलाह देंगे आप? नमस्कार। देखिए, बाजार है वो बड़े दायरे में है और उस दायरे में ऊपर के लेवल पे फॉलोअप नहीं है, बट नीचे में मीनिंगफुल डिक्लाइन आती है, खरीदारी की यहाँ पे तब्दील देखने को मिलती है। ओवरऑल हमारा ऐसा मानना है कि 22,222 निफ्टी में मेजर सपोर्ट है, ऊपर में 22,777 के लिए, तो हम इस रेंज को निफ्टी में प्ले करते हुए नजर आएंगे। स्टॉक वाइज बात करें तो काफी एक सिलेक्टिव स्टॉक्स वाइज मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला। उसमें से हमारा पहला ट्रेड रहेगा सीमेंट्स। हम कैपिटल गुड्स पे पॉजिटिव रख रहे हैं। सीमेंट्स में आप देखोगे कंटिन्यूअसली वीकली चार्ट पे हाई टॉप्स आया, बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं। डेली चार्ट में 5,950 6,000 का जो हर्डल था वो डिसाइसिवली पार होके वॉल्यूम्स एंड ओपन इंटरेस्ट सर्च देखने को मिला है। तो 5,950 के सपोर्ट से सीमेंट्स पे खरीदारी की सलाह है। ऊपर में लगभग 6,400 तक के टारगेट बनने चाहिए। दूसरा ट्रेड समझ में आ रहा है यूनाइटेड स्पिरिट मैकडोवेल। स्टॉक ने डिसाइसिवली 1200 के ऊपर होल्ड दिया है। मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। न्यू लाइफ टाइम हाई टेरिटरी में स्टॉक एंटर कर रहा है। मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। मार्केट वॉलेटिलिटी के बावजूद भी स्टॉक रेजिलियंस है, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगी। तो 1205 के सपोर्ट से यूनाइटेड स्पिरिट खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में 1270 1280 तक के टारगेट बनने चाहिए। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स भी एक बार लिस्ट में आ चुका है। 1280 का टारगेट है। ये चंदन सर की आज लिस्ट में शेयर शामिल है। इसके अलावा 3 एक्सपर्ट्स ऑलरेडी आपको सौदे काफ़ी हद तक बचा चुके हैं। जैसे विशाली ने टीसीएस बताया, अंशुल ने इन्फोसिस बताया, बजाज कंज्यूमर्स बताया। सब दिखाते जाइए। चंदन सर के ट्रेड भी वापस से रिपीट कर देना। और साथ ही राहुल जी ने कहा था कि M&M और PFC ये कुछ एक शेयर्स थे। इसके अलावा बसीन साहब भी अपने सौदे आपको बता के गए हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। विनीत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत सर, सभी लोग आईटी पे थोड़ा ज़्यादा बुलिश दिख रहे हैं। आपका आईटी पे टॉपिक क्या है सर? एक आईटी कंपनी आप सजेस्ट कर सकते हैं जो वैल्यूएशन, ग्रोथ, बैलेंस शीट्स सब पे थोड़ा फिट बैठती हो? एकदम परफेक्ट फिट इसमें परसिस्टेंट है। हमें लगता है इनकी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी काफी अच्छी है इन आईटी स्पेस, और इनका गाइडेंस भी काफी अच्छा रहा है। तो हमें लगता है ये कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। दूसरी चीज, आज जो हैप्पीएस्ट माइंड का जो नंबर्स आए हैं उसमें आप ऑपरेटिंग लीवरेज क्लियर कट प्ले आउट देखिए। 2% क्यूओक्यू ग्रोथ में 21% बॉटम लाइन ग्रोथ दिया है। तो मुझे लगता है कि ये मे बी नॉट वेरी सस्टेनेबल, बट लेकिन अगर ग्रोथ आती है ये सेगमेंट में तो हमें लगता है ये 2 स्टॉक काफी अच्छे आउट परफॉर्म कर सकते हैं इन आईटी स्पेस। ठीक है, एक काम करते हैं, नवरत्न शेयर देख लेते हैं। फिर फटाफट से जो शेयर्स रह गए हैं मैं फटाफट से पता कर लूंगा। ब्रेकआउट्स वगैरह कुछ शेयर रह गए मेरी तरफ से। पहले नवरत्न आपको दिखाते हैं। नवरत्न बताएं। शरद, गुड मॉर्निंग। जी बिल्कुल, जो स्टॉक्स हमने आज 9 स्टॉक्स लिए हैं। आज मैं पहले बता दूं कि आज खबर जो है नहीं है, लेकिन उसके जगह हमने जो है बिग बोल्ड ब्रोकरेज लिया है। हमारा जो आखिरी स्टॉक रहेगा
लेकिन जो सबसे पहला स्टॉक है वो रहेगा मैरिको। यहाँ पे जो है फॉरेन ब्रोकिंग की अपग्रेड्स भी देखने मिली और उनके कॉन कॉल में रूरल सेगमेंट को लेके बहुत बुलिश नज़रिया देखने मिला। उन्होंने कहा कि जो अर्बन ग्रोथ है वो थोड़ी मॉडरेट हुई थी Q4 नंबर्स में, लेकिन जो रूरल ग्रोथ है मार्केट, यहाँ पे एक अच्छी अपटिक देखने मिली है। और जो पहले क्वार्टर से वित्त साल 2025 से जो है वॉल्यूम ग्रोथ जो डोमेस्टिक मार्केट है भारत का, वहाँ पे भी जो है एक अपटिक देखने मिलेगा। दूसरा स्टॉक है SRF। यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है क्योंकि गुजरात फ्लोरो के जो कॉन कॉल हुई थी तो उन्होंने कहा था कि US जो है एंटी डंपिंग ड्यूटी घटा सकता है कुछ रेफ्रिजरेंट गैसेस को लेके, तो उसके कारण क्या होगा, उनका जो कंपटीटर है चाइना का, उनका जो है पलड़ा भारी हो जाएगा और उसके कारण जो है प्राइसिंग प्रेशर देखने मिलेगा। अब ये रिडक्शन जो प्राइसेस होगा 50% तक हो सकता है इस केमिकल का, तो उसके कारण गुजरात फ्लोरो से ज़्यादा इम्पैक्ट SRF को पड़ सकता है। एनालिस्ट का मानना है 5% का EBIT का इम्पैक्ट देखने मिल सकता है, तो SRF में थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आ रही है। तीसरा स्टॉक रहेगा गुजरात गैस। यहाँ पे चौथे तिमाही के नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं, एक टर्न अराउंड क्वार्टर देखने मिला है, पैट भी जो है डबल हुआ है और लोअर गैस कॉस्ट के कारण, हायर वॉल्यूम्स के कारण जो है नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। ट्यूब इन्वेस्टमेंट जो कल के ट्रेडिंग सेशन में भी बज़ कर रहा था, यहाँ पे उनकी जो EV आर्म है वो लगभग 580 करोड़ रुपए रेज करने वाले हैं प्रेफरेंस शेयर द्वारा। अब ये जो है प्राइवेट इक्विटी प्लेयर जी कैपिटल पार्टनर से रहेगा। हमारा पांचवा स्टॉक है सेलान एक्सप्लोरेशन। यहाँ पे बात करें तो कंपनी के जो नतीजे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं और जो एवरेज सेल्स गाइडेंस है वित्त साल 2025 के लिए, उन्होंने कहा है कि लगभग 30 से लेकर 35% ज़्यादा रहेगा वित्त साल 2024 के सेल्स को लेकर। तो ये बहुत बड़ा गाइडेंस जो है अपग्रेड सेलान एक्सप्लोरेशन ने दिया है। हमारा छठवां स्टॉक HPCL और BPCL दोनों ही रहने वाले हैं क्योंकि दोनों ही कंसिडर करेंगे बोनस इशू May 9 को। तो May 9 का एक इम्पॉर्टेंट डेट है, इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिए। यहाँ पे बोनस की विचार होगी और अनाउंसमेंट आ सकती है। सातवां स्टॉक रहेगा गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। यहाँ पे लार्जली जो है स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले क्योंकि जो बिजनेस वॉल्यूम ग्रोथ है भारत का, वहाँ पे स्ट्रेंथ आया है, 15% का ग्रोथ देखने मिला है। हालांकि पैट में इम्पैक्ट ज़रूर हुई है क्योंकि रीस्ट्रक्चरिंग उनके अफ्रीका के बिजनेस में देखने मिली है, बट कंपनी ने कहा है कि ये आखिरी क्वार्टर है जहाँ पे रीस्ट्रक्चरिंग जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इम्पैक्ट देखने मिलेगा। बट ओवरऑल बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं। लुपिन की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आया है, लेकिन उनको अप्रूवल भी आया है US FDA द्वारा एक हाइपरटेंशन ड्रग को लेके। तो ये 8 स्टॉक्स तो हमने बता दिए, लेकिन हमारा जो आखिरी स्टॉक है वो है बिग बोल्ड ब्रोकरेज। इसमें जो है टीटागढ़ रेल जो है फोकस में रहेगा। मॉर्गन स्टैनली की इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है, वो इनिशिएट ओवरवेट के साथ किया। जो टारगेट प्राइस है वो 1285 रुपीज़ पर शेयर का रखा है और वो कह रहे हैं कि जो फ्रेट का बिजनेस है वो एक टाइप से कैश काउ है टीटागढ़ के लिए, और जो पैसेंजर बिजनेस है वहाँ पे नए नए ग्रोथ जो है मार्जिन्स देखने मिल रहे हैं और एक नई ग्रोथ इंजन है। एक्सपेक्टेशंस है कि 28% अर्निंग्स का CAGR जो है अगले 3 साल में देखने मिल सकता है। तो ये हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज में टीटागढ़ वैगन है। ठीक है, तो ये 9 के 9 शेयर आज आपके फोकस में ज़रूर रहनी चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि इन्हीं स्टॉक्स में आज एक्शन भी दिखेगा। 2 से 3 मिनट में आपके सामने वो सारे के सारे स्टॉक्स आ जाते हैं जहां पर हरकत ज़्यादा देखने की उम्मीद होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे और प्री ओपन की तरफ चलते हैं। लेवल्स हो गए हैं सेटल और जो निफ्टी के लेवल जो सेटल हुए हैं, आज जो गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा था 40-50 अंक ऊपर था, बिल्कुल उसी तरह की ओपनिंग आज हम होते हुए देखेंगे। 47 अंक ऊपर निफ्टी सेटल हुआ है 22,489 के पास, और निफ्टी बैंक की बात करें तो 48,965, 22,500 के आसपास तक के स्तर हैं निफ्टी के सेटल होने पर। स्टॉक्स की बात करें तो BPCL, टाइटन, हिंडाल्को, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर हम 1.5 से 2% के आसपास तक की तेजी देखेंगे। और शुरुआती अगर हम दबाव की बात करें तो HCL टेक हो गया, टाटा कंज्यूमर, रिलायंस में हल्की फुल्की, इन्फोसिस में अभी ये शुरुआती अभी प्री ओपन के टेक्स दिख रहे हैं। खुलने पर चीज़ें बदलती भी हैं, लेकिन डिम्पी आप बताइए कि बाजार खुलने पर करें क्या? निफ्टी में हम देख रहे हैं कि 47 अंक ऊपर शुरुआत होने की उम्मीद है। देखिए मार्केट के अंदर जो लेवल्स आपको दिख रहे हैं ना, उसके अंदर आप में कुछ खास एक्साइटमेंट नहीं है। मैं वजह आपको बताता हूँ 2। पहला 22,500 के नीचे खुल रहे हैं हम, पहला पॉइंट। तो 550 हमारा रेजिस्टेंस है। दूसरा पॉइंट अगर आप बैंक निफ्टी भी देखेंगे तो 49,000 के ऊपर नहीं खुल रहे, तो 49,000 हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो एग्जैक्टली हम रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं कर रहे, तो आप क्या करते हैं ट्रैपिंग करते हो, वो ट्रैप नहीं हो रहा, पहला पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट
पहले 10-15 मिनट ज़रूर समय देना चाहिए बाज़ार को। ऐसा नहीं कि बाज़ार चलने के लिए तैयार है या फिर ऐसे नहीं है बाज़ार टूटने के लिए तैयार है। बाज़ार शायद थोड़ा समय लेगा, लेकिन जो करेगा वो फिर एक तरफा करता जा सकता है, क्योंकि विक्स बढ़ा हुआ है। ये 16.5 का विक्स आपको ना शांति से नहीं बैठने देगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो इसलिए जिनके पास भी पोजीशंस हैं वो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं, कोई दिक्कत नहीं 22,400 में और 48,800 में बैंक निफ्टी की। लेकिन जो नए वाले लोग हैं ना, थोड़ा देख के ले, या तो वो रेजिस्टेंस को चेक कर रहे हैं उसको पार हो जाने दो, या तो फिर सपोर्ट के आसपास आ जाने दो। ये बीच में मत लो आप, थोड़ा सा नीचे तो नीचे आ जाने दो, या तो रेजिस्टेंस को पार हो जाने दो, कुछ तो एक फाइनल हो जाने दो ना। ये बीच में होगा ना, फिर आप ले लोगे सौदा, फिर आप उसी में जूझते रहोगे और फिर मार्केट आपको डिस्टर्ब कर देगा, आपको मेंटली स्टक कर देगा आपको। इसलिए थोड़ा देख के काम करना चाहिए। वैसे मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही है। मैं बाजार में कुछ एक और चीज़ें भी आपको नोटिस कराता हूँ, कौन से बड़े शेयर्स हैं। पहले जरा 5 शेयर्स आप दिखा पाएंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC, इन्फोसिस, TCS और एक HUL भी दिखा देना। हाँ, तो 5 शेयर्स आपको मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा कि इनमें क्या हो रहा है। HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर शुरुआती बढ़त उतरी नहीं है। TCS 9 रुपये पर खुल रहा है, वैशाली का आज का ट्रेड है। इन्फोसिस भी दिखाना, अंशुल सर का आज का ट्रेड होगा। इन्फोसिस फ्लैट खुल रहा है। इसके अलावा आप HUL और दिखा दो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, वो एक और दिखाओ, बड़ा शेयर है ये भी आज 9% ऊपर है। तो 50-50 जैसा सिचुएशन है। मैंने इन सिर्फ 5 शेयरों का ही अगर आप मैं सैंपल सर्वे आपसे करवाऊं या सामने रखा आपके, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि बाजार अभी बहुत स्ट्रांग नोट से नहीं खोल रहा है। दूसरा पॉइंट, BPCL दिखाइए, इसके 9 तारीख को बोर्ड की बैठक है, बोनस शेयर पे विचार होगा, 2% ऊपर खुल रहा है। टाइटन कल की गिरावट के बाद आज पुल बैक का ट्रेड बनेगा। हिंडाल्को नोवेलिस के नंबर्स के बाद आज ये गैप के साथ खुल रहा है 1 से 1.5%। इसके अलावा विप्रो और HDFC लाइफ, ये कुछ एक और शेयर है जिनमें आधे % से ज़्यादा की बढ़त है। जो कमज़ोर शेयर हैं उसमें HCL टेक, ज़्यादा नुकसान नहीं, सिर्फ 0.5% है। टाटा कंज्यूमर, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ये हल्के हल्के से कमज़ोर से शेयर खुल रहे हैं। मैं अगर इस लिस्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ और जरा चेक करूँ, तो मैरिको के कल नंबर आए, उसका तो इसकी कॉल हुई शाम को, तो जो उन्होंने क्लैरिटी दी है उसके बाद से 6% ऊपर आपको मैरिको का शेयर दिखेगा। यही चीज़ मैं सुबह से आपको नोटिस करा रहा हूँ कि मैरिको की जो कॉल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना चाहिए। 31 रुपये ये ऊपर आ गया है। BPCL ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। टाइटन, गोदरेज, CP भी 1 से 1.5% ऊपर आज खोलते हुए दिख रहे हैं। SRF आज कमज़ोर खुलेगा। IRFC, VBL, ये कुछ एक और शेयर भी हैं। एक काम करते हैं, जरा रत्नेश सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके भी जरा ट्रेड फटाफट से पता कर लेते हैं। बाजार खोलने में भी 1 मिनट का समय है। रत्नेश जी गुड मॉर्निंग, जरा बता दीजिए आपका ओपनिंग का ट्रेड कौन सा है? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। मेरा ओपनिंग का ट्रेड थोड़ा डिफेंसिव सेक्टर के साथ जाना चाहूंगा। ल्यूपिन में मुझे एक ऐसा लगता है कि काफी अच्छा ब्रेकआउट की तैयारी में यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशनल बाय 1695 के ऊपर बाय करना चाहिए। यहाँ पे 1680 रुपए का स्टॉप लॉस, 1725 का टारगेट। ठीक है, एक ही शेयर दोगे ल्यूपिन बस, और भी कुछ देना चाहते हो? अभी एक ही रहेगा डिम्पी जी। वैसे एक और है मेरे पास, अगर वो काफी बड़ा गैप अप के साथ दिखाई दे रहा है मुझे मेरिको, तो इसलिए मैंने एक ही उसको होल्ड पे रख दिया। ठीक है, छोड़ दो। ठीक है सर, छोड़ दो। गैप बहुत बड़ा है, 5% ऊपर खोल रहा है मैरिको। ऐसा नहीं कि और नहीं चल सकता, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी लॉस जैसा तो शेयर बनी जाता है। हाँ, ल्यूपिन जरूर हम आपका ध्यान रखेंगे। चंदन सर का आज मैं जरूर ध्यान रखूंगा। यूनाइटेड स्पिरिट्स, अंशुल का मेरे को इन्फोसिस पे ध्यान रखना है। और मैंने विनीत सर से भी एक IT कंपनी पता की थी, उन्होंने कहा था कि परसिस्टेंट इस समय सब कुछ फीड बैठता है। तो मेरे पास एक लिस्ट बनी हुई है जो मैं आज नोटिस करने वाले शेयर्स हैं। सारे के सारे शेयर्स बाकायदा जो भी मैंने नाम बोले, आप स्क्रीन पर दिखाना चाहे तो वो भी दिखा सकते हैं। 12 सेकंड बाद बाजार खुल जाएगा और मेरे को लगता नहीं कि बाजार के अंदर पहले 5, 7, 10 मिनट कोई बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन उसके बाद ज़रूर नोटिसेबल आज ट्रेड होगा। आज फिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, आज मंगलवार का दिन है। कल बैंक निफ्टी करेगा, फिर परसों निफ्टी करेगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट 50 करेगा। तो अब चारों दिन आप डेरिवेटिव एक्सपायरी देखोगे पर इंडेक्सेस की। तो बाजार खुला है। एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से कम आने चाहिए 1000 शेयर, तो कम से कम आने ही चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये बढ़िया रहेगा। और इस समय 1100 शेयर आपको एडवांस डिक्लाइन के तौर पर दिख रहे होंगे। 525 शेयरों के अंदर इस समय का नुकसान है। 35 पॉइंट ऊपर है, 22,450 के आसपास है। या तो 400 के पास लाओ या तो 550 को पार कराओ। ये 400 से लेकर 550 वाली रेंज रम थोड़ी इनडिसाइसिव सी रेंज है। इसमें क्या करता है, 70 पॉइंट ऊपर 70 पॉइंट नीचे करके डिस्टर्ब करता रहेगा आपको, और कुछ भी नहीं है। बैंक निफ्टी 48,981 पे है। अगर बैंक निफ्टी में दम आ गया और 49,000 के ऊपर पहले 10-15 मिनट में टिक जाए और थोड़ा टिका रहे, कुछ वेटेज वाले शेयर्स काम कर जाएं, तो मेरे को लग रहा है आज थोड़ी कवरिंग आ सकती है बैंक निफ्टी पे।
इसको ध्यान रखना चाहिए। इसका पुट कॉल रेशियो बहुत ही बढ़िया है, 0.636 का है और ये ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड तो ही मैं बोलूँगा, हाँ, लेकिन फेयर बाय वैल्यू में ज़रूर आके रुक गया है। ये HDFC आपकी स्क्रीन पर प्रोड्यूसर साहब ने फायर भी कर दिया, आप इसको भी जरा नोटिस कर लीजिएगा। अब आ जाता हूँ मैं टॉप गेनर्स पे। आज का मजबूती वाले शेयर BPCL दिखाइए स्क्रीन पर जरा, वहाँ पे आज करीब 2% की तेज़ी है। टाइटन है, हिंडाल्को, HDFC लाइफ है, ये सभी के सभी शेयर्स करीब आधे से पौने 2% तक बढ़े हुए हैं, जो अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं। टाइटन, हिंडाल्को, HDFC लाइफ में फायर कर दो। SCL टेक, टाटा कंज्यूमर, रिलायंस इंडस्ट्रीज हल्का हल्का कमजोरी के साथ खुले हैं। मैरिको में बड़ा तब करीब 7-7.5% की हो चुकी है। स्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन गैप ने क्या किया, डिस्टर्ब कर दिया और कुछ भी नहीं। गोदरेज CP के नंबर्स उतने अच्छे नहीं आए थे, लेकिन उसके साथ साथ जो उन्होंने गाइडेंस दी है उसको लेकर मार्केट थोड़ा बुलिश हो रहा है, 4% ऊपर। ब्रिटानिया, HUL भी दिखाना एक बार जरा, डाबर इंडस्ट्रीज भी दिखा दो। ये 4-5 शेयर एक साथ दिखाओ जो कंज्यूमर्स वाले हैं। ब्रिटानिया भी दिखाओ, नेस्ले भी दिखाओ। ये सभी के सभी कंज्यूमर्स वाले शेयर आपको टिपिकली ऊपर दिख रहे होंगे। और बसीर साहब भी आज आपको बोल के गए थे, अगर बाजार को और आगे चलना है तो फिर IT और कंज्यूमर्स को आगे आना ही होगा, और कंज्यूमर्स को लेकर हम 1-2 बार पहले भी आपके लिए चर्चा कर चुके हैं। इंडिया विक्स आपको दिखाता हूँ, 0.25% ऊपर है, 0.17 के आसपास हम विक्स लेके आ चुके हैं। थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड कीजिएगा, वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक निफ्टी इस समय सिर्फ 85 पॉइंट ऊपर है, ये 49,000 के ऊपर नहीं आ रहा, और निफ्टी 22,500 के ऊपर अभी तक तो नहीं आ पा रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। एडवांस डिक्लाइन जो शुरुआत में मिला है 10 की 10 है, थोड़ा मैं बोलूँगा डिक्लाइंस बढ़ गया। एडवांसेस तो 1100 ही थे, डिक्लाइंस तब 500 से, तो ये थोड़ा बड़ा है, तो थोड़ा भी और रुक जाना चाहिए। जो इंडाइसेस ट्रेड कर रहे हैं मेरे को लगता है उनका दिन आज बहुत बोरिंग रहने जा रहा है, लेकिन जो स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन दिन रहेगा। अडानी और अंबानी ग्रुप वाले शेयर्स भी मैं आपको नोटिस कराता हूँ, मिक्स्ड ही हैं। अडानी एंटरप्राइज में हल्की सी बढ़त है, तो अडानी पावर करीब 0.5% के आसपास अभी नीचे है। हीट मैप एक बार जरा लेके आएंगे स्क्रीन पर आप, हीट मैप, और उसके बाद फिर हम अलग अलग सेक्टर्स को और छोटे मझोले शेयर्स को चेक कर लेंगे। सृष्टि आपको बता देंगी, फिर अभिषेक आपके लिए ओपनिंग का सौदे भी रख देंगे आपके सामने। फिलहाल अगर आप हीट मैप को देख रहे हैं, BPCL, HUL, ब्रिटानिया, आपको देख रहे हैं पूरी एक लिस्ट दिखेगी कंज्यूमर्स वाले शेयर्स की। आज नेस्ले आपको स्क्रीन पे दिखेगा, टाटा कंज्यूमर्स, HUL, ब्रिटानिया, ITC, मैरिको, खैर इसका पार्ट नहीं है निफ्टी 50 का, बट वो भी था। इसके अलावा जो आपको थोड़े बहुत शेयर्स कमज़ोर दिख रहे हैं, वो टिपिकली ज़्यादा कमज़ोरी तो नहीं है, बट एक रेंज में उनका भी कारोबार हो रहा है। बजाज ऑटो 1% नीचे, DVC लैब 0.5% के आसपास। कुल मिलाकर ठंडा मार्केट है आज का शुरुआत में, देखते हैं अभी और आगे क्या होता है। छोटे मझोले शेयर आपको सृष्टि बता रही है, फिर ओपनिंग के सौदे विषय बताएंगे। तो अगर मिड और स्मॉल कैप खेमे की बात करें तो इंडेक्स पे बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं है, लगभग फिलहाल दोनों ही इंडेक्स अपार्ट हैं, पर इसके अलावा अभी जो ब्रेथ ऑफ द मार्केट है वो अभी भी एडवांसेस के ही पक्ष में है, क्योंकि एक लार्ज कैप नाम लुपिन से शुरुआत करना चाहेंगे, क्योंकि उसके बारे में हम चर्चा भी कर रहे थे। देखिए थोड़े से कमज़ोर नतीजों के बाद आज जो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और साथ ही निराशा हाथ लगी है, लगभग 4% की वहाँ पे गिरावट है। पर अब आते हैं कुछ और काउंटर्स पे, तो सेलान एक्सप्लोरेशन यहाँ पे अच्छे नतीजों के दम पे हमने एक्सपर्ट से भी टेक लिया था, यहाँ पे 9% का उछाल इस काउंटर में देखने को मिल रहा है। आज टीटागढ़ रेल सिस्टम ब्रोकरेज रिपोर्ट की दम पे यहाँ पे भी 5.5% की तेजी है। इसके अलावा देखें तो कुछ और काउंटर्स है, जैसे KP ग्रीन इंजीनियरिंग, यहाँ पे लगभग 5% का हम उछाल देख पा रहे हैं। अगर गिरने वाले शेयर्स की बात करें तो वहाँ पे भी कुछ काउंटर्स फोकस में जरूर हैं, जहाँ के DCM श्रीराम लगभग 5.5% की गिरावट दिखा रहा है, वारी टेक्नोलॉजीज 5% कमजोर है, और इसके अलावा आप बात करेंगे तो रूट मोबाइल में भी 4% की फिलहाल हम गिरावट देख रहे हैं। SRF, जैसा कि हम खबर के दम पे भी आपको बता रहे थे कि US में जो गैस की कीमतें हैं, रेफ्रिजरेटर से जुड़ी गैस की, उसमें कटौती हुई है, उसके चलते SRF को असर पड़ सकता है। इनके एनालिस्ट बता रहे हैं कि इनके EBIT में 5% की गिरावट आ सकती है, और उसके चलते आप देखिए लगभग 3.6% की गिरावट जो है SRF में दिख रहे हैं। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स भी आज कमजोर है, और इसके अलावा कुछ शुगर काउंटर्स में भी जो है आप देख पा रहे हैं कि कुछ मुनाफा वसूली जरूर हो रही है। ऑल इन ऑल बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर जी हाँ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है। पर अभिषेक आज अगर हम देखें तो एकदम जो कंज्यूमर स्पेस है, जिसके बारे में हमारे कई सारे एक्सपर्ट्स, निकुंज सर भी हाईलाइट कर रहे थे कि अब उसकी बारी हो सकती है, भसीन जी का भी कहना था, क्लियरली वो स्पेस उभरता हुआ नजर आ रहा है। कल ब्रिटानिया ने पूरा एक्शन देखा आया था, आज मैरिको, गोदरेज कंज्यूमर्स, डाबर, कोलगेट, HUL, सभी दिग्गज कंज्यूमर काउंटर्स जो हैं बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।
निश्चित तौर पर सृष्टि अच्छा प्रदर्शन है और निफ्टी के जो टॉप 3 गेनर्स हैं सारे के सारे कंजम्पशन स्पेस से हैं। वसीम साहब ने एचयूएल का नाम लिया था। एचयूएल है टॉप गेनर 1.5% के आसपास की तेजी के साथ, और उसके पीछे पीछे ब्रिटानिया और आरटीसी और नेस्ले के शेयर में आज हम तेजी देख भी रही हैं। और कंजम्पशन में अगर आप एशियन पेंट्स को जोड़ लें तो वो भी शेयर आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल है। लेकिन अगर आप निफ्टी की चाल को देखेंगे, ये सारे के सारे जो शेयर्स हैं वेटेज के लिहाज से बहुत ज्यादा अहमियत नहीं रखते हैं। इसके चलते निफ्टी बिल्कुल शांत है, 10 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है 22,455 के आसपास। और निफ्टी बैंक की भी बिल्कुल शांत से शुरुआत हुई है, 15-16 अंक ऊपर निफ्टी बैंक है, 48,920 के आसपास कारोबार करता हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज गिरने वाले शेयरों के पक्ष में है, क्योंकि 1228 शेयर इस वक्त लाल निशान में है और उसके मुकाबले 784 शेयर आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर वायदा का जो टॉप गेनर है वो है मैरिको 8%, गोदरेज कंज्यूमर 7%। तो कंजम्पशन स्पेस को अगर आप छोड़ दीजिए तो बहुत ज्यादा आपको बाजार में आज उत्साह देखने को नहीं मिलेगा। लुपिन है नतीजों के बाद करीब करीब 4% की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है, वायदा का ये टॉप लूजर है। लेकिन इस शांत शुरुआत के बीच धमाकेदार ट्रेड भी हम खोजेंगे और अब शुरुआत करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के माध्यम से ओपनिंग ट्रेड की। ओपनिंग ट्रेड की शुरुआत चंदन जी आपसे करेंगे। बताइए आपके शेयर्स कौन से हैं और क्या खरीदने की आप सलाह दे रहे हैं? देखिए, ओवरऑल इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे सेलेक्टिव स्टॉक्स में मूवमेंट है और मैं यहाँ पे उन्हीं काउंटर को फोकस कर रहा हूँ जहाँ पे सुबह हमने फोकस किया था। तो मैं सीमेंस पे खरीदारी की सलाह रखूंगा। 5,950 का स्टॉप लॉस है, ऊपर में 6400 का टारगेट है। तो पहला ट्रेड हमारी तरफ से सीमेंस रहेगा। और दूसरे ट्रेड की बात करें तो मैं यहाँ पे कोलगेट पामोलिव कोलपाल पे खरीदारी की सलाह देना चाहूंगा। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है। आप यहाँ पे 2,850 का सपोर्ट लगा सकते हो, ऊपर में 3,020 के टारगेट के लिए। ठीक है, 3,020 का टारगेट है कोलगेट के लिए। तो कंजम्पशन का एक शेयर चंदन जी ने अपने खेमे में ले लिया है। और दूसरा सीमेंस, कल हम देख रहे थे कैपिटल गुड्स वाली जो कंपनी थी सीमेंस या फिर एबीबी, वहां पर बढ़िया मजबूती बन रही थी। आज वो कंटिन्यू होने की उम्मीद है चंदन जी को। और 6,400 रुपए के टारगेट है सीमेंस के लिए और कोलगेट पामोलिव के लिए जो टारगेट है वो है 3,020 रुपए का, 2,850 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। अंशुल जी, आपके ट्रेड्स कौन से हैं? आपने क्या स्पॉट किया ओपनिंग ट्रेड के तौर पर? देखिए अभिषेक जी, अपडेट से चालू करूंगा। कल क्लोजिंग शो में जब मैं लाइव था तब 2 बार आपने मुझसे मैरिको के बारे में पूछा था। तब भी मैंने कहा था 133 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट है और मार्च में नीचे जाके क्लोज हुआ था। अप्रैल की कैंडल ने पूरी तरीके से रिवर्स किया था। ओपन लो के साथ शुरुआत है 550 और फिर बेस हाई 570, ये 2 टारगेट आराम से मिलेंगे। इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि एक ही सेशन में मिल जाएगा, 1 हफ्ते का एक्सपेक्टेशन था, बट आज ही के सेशन में मिल गया। तो कल आपके कहने पे जिसने भी लॉन्ग किया है क्लोजिंग शो में, पहले उसको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। और 580 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है दोबारा तो इस स्टॉक में बड़ा स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट होगा। लगभग 670 680 तक का टारगेट रहेगा, तो 580 के ऊपर इसको रिकंसिडर करना चाहिए। और पूरे कंजम्पशन स्पेस में अगर आप देखें तो काफी तेजी है। ओपनिंग ट्रेड में डाबर दूंगा। डाबर में 87 वीक्स का एक बड़ा बेस बना है, रेंज के लोअर एंड पे फेल्ड लो की फॉर्मेशन रही है वीकली चार्ट पे, वहां से फॉलो थ्रू मूव मिल रहा है। तो डाबर लॉन्ग करना चाहिए 550 के अराउंड। स्टॉप लॉस बनेगा 540 का और ऊपर में इमीडिएटली 565 तक ये स्टॉक जा सकता है और एक्सटेंड करता है तो फिर रेंज का अपर एंड 575 भी मिल सकता है। तो डाबर काफी स्ट्रांग लग रहा है, इसको लॉन्ग करके चलना चाहिए। ठीक है, डाबर को खरीदने की सलाह है। ये हो ही नहीं सकता। देखिए, जब बाजार में फ्लेवर कुछ ऐसा हो कि एफएमसीजी कंपनी सारी की सारी चल रही हो तो फिर जाहिर तौर पर स्टॉक्स भी वहीं से निकल के आएंगे। मोमेंटम के साथ हमारे एक्सपर्ट जा रहे हैं। डाबर 540 का स्टॉप लॉस और 565 का स्टॉप लॉस इस शेयर के लिए। रत्नेश जी, आपके ट्रेड्स कौन से हैं सर? आपके शेयर कौन से हैं? आपका भी एफएमसीजी कोई शेयर है आपके लिस्ट में? बिल्कुल, मेरा भी डाबर और कोलपाल था, पर दोनों है मेरे पेनलिस्ट में मैंने ले लिया था और मैं दूसरा शेयर ऐड करना चाहूंगा। थोड़ा सा ये पोजिशनल रख सकते हैं। इसमें एसडब्ल्यू सोलार मुझे काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 690 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इसमें 780 रुपए के टारगेट आ सकते हैं। पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए इसमें। ठीक है, डाबर में पोजिशनल, डाबर नहीं, स्टर्लिंग एंड विल्सन आपने बोला रत्नेश जी, करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल।
ठीक है, स्टर्लिंग एंड विल्सन 790 रुपए के टारगेट के लिए ये खरीदने की सलाह है। विनीत सर आपके पास आएंगे। ये सारे के सारे हमने ट्रेड समझ लिए, लेकिन आज जो मोमेंटम हम एफएमसीजी में देख रहे हैं इस तरह का काफी दिनों बाद दिख रहा है, क्योंकि कई बार रूरल डिमांड की चिंता, तो कई बार वॉल्यूम ग्रोथ की चिंता, ये सारी चीजें, इन्फ्लेशन की टेंशन, ये हर्ट करती रहती हैं। आपसे एक निवेश वाला शेयर जानेंगे सर, बताइए आपको एफएमसीजी में क्या बढ़िया लग रहा है? एफएमसीजी से अगर कुछ ठीक लग रहा है तो एफएमसीजी बता दीजिए, कोई और अच्छा लग रहा है तो आप उसके लिए भी स्वतंत्र हैं। मेरे 3 टॉप पिक्स रहेंगे इस सेगमेंट में। एक मैरिको है, इसने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है, इसका फूड्स बिजनेस काफी एग्रेसिवली ग्रो कर रहा है। दूसरा जो स्टॉक है जो हमें अच्छा लगता है वो है वरुण बेवरेजेस। समर में इसका बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है और आगे जाके भी अच्छा रहने वाला है। और तीसरा शेयर है जोमैटो। हमें लगता है कि जोमैटो एक किलर ऑफ जायंट्स इमर्ज होएगा। इसका डिस्ट्रीब्यूशन तो बहुत ही बेहतरीन है और ये जिस तरह से ग्रो कर रहा है, इट विल गिव ट्रिमेंडस कंपटीशन टू डिफरेंट adjacencies in the next few years. डन। इंडिया विक्स करीब 1.5% की बढ़त के साथ करीब 17.25 के आसपास है। ये और नहीं बढ़ना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी करेक्ट होता है तो बाजार को एक कुशन मिल जाएगा सपोर्ट का। ये पहला पॉइंट टू बी नोटिस होगा। दूसरा पॉइंट, बैंक निफ्टी 42 पॉइंट ऊपर है, 48,900 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये ऑलमोस्ट कल के ही लेवल जैसा है, कुछ ज़्यादा बड़ा चेंजेस नहीं आ रहे हैं। एक बार ये 49,000 पार कर जाएगा ना, आप देखेंगे फिर ये स्पीड से ऊपर आएगा और एक अच्छी कवरिंग भी करवा सकता है, क्योंकि मेरे को पुट कॉल रेशियो बैंक निफ्टी का काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं आज थोड़ा बहुत क्रेडिट HDFC को भी दूंगा। HDFC ज़्यादा टूटा हुआ नहीं है, सिर्फ ₹1 की ही गिरावट है HDFC बैंक के पास, और वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही। एक बार IT का इंडेक्स दिखाएंगे, निफ्टी IT इंडेक्स, निफ्टी का IT इंडेक्स दिखाओ, उसमें ज़्यादातर बड़े छोटे सभी शेयर्स आपको काउंट होते हुए दिखेंगे, उसका इंडेक्स है प्रॉपर। तो निफ्टी IT इंडेक्स के अंदर भी स्पीड नहीं आई है। तो अगर बैलेंस होना है ना यहाँ से, या तो फिर बैंक आगे आएंगे या तो IT आएंगे। कंज्यूमर्स वाला ऑलरेडी आपको एक जो फेज़ होता है वो तो आ ही चुका है। खैर, मैं निफ्टी के आपको टॉप गेनर्स के बारे में और बैंक निफ्टी के टॉप गेनर्स के बारे में बताऊँ उससे पहले एक दो शेयर ज़रा चेक करवा लेता हूँ सर से मैं। शैलेट होटल्स के नाम से है चंदन सर, एक बार ज़रा चेक करेंगे। कैश का शेयर है शैलेट होटल, CHALET लिखिएगा, आ जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए सेलेक्टिव होटल्स पे हमारा काफ़ी एक पॉजिटिव व्यू है। चाहे आप इंडियन होटल की बात करें, लेमन ट्री की बात करें, या फिर सेलेक्ट होटल की बात करें, और काफ़ी अच्छा सेटअप बन रहा है। आप डेली चार्ट पे देखिए तो बार बार ये 900 के आसपास आते हैं और फिजल आउट हो जाते हैं, वहाँ पे फॉलोअप नहीं आता है। और आज जो सेटअप बन रहा है वो इंडिकेट कर रहा है कि 900 पार करेगा, और 900 पार करते ही 960,000 तक की रैली बननी चाहिए। तो सारे डेटा इफेक्ट चार्ट इंटरनल पॉजिटिव बायस बता रहे हैं, खरीदारी की सलाह रखेंगे। 865 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 960 और 1000 के टारगेट। ठीक है प्रोड्यूसर साहब, आप फटाफट से ये ठप्पे लगाते हैं ना। HPCL भी जरा दिखाओ, 2.5% ऊपर है। चंदन सर, आपको ही चेक करना है, इसकी फ्यूचर वाली प्लेट भी दिखाना है HPCL की। HPCL सर लेने में लेट तो नहीं हो गए? आज 2-2.5% चल गया है। नहीं, लेट नहीं हुआ। एक्चुअली कल के दिन थोड़ा करेक्टिव मूव हुआ था और सेटबैक देखने को मिला, लॉन्ग लिक्विडेशन हुआ। कल 512.13 का लो बनाया। वीकली चार्ट में राउंडिंग फॉर्मेशन बन रहा है, तो हल्का सा डिप आए तो ले ले, 525 के आसपास ले। 512.13 का स्टॉप लॉस, ऊपर में लगभग 560 तक के टारगेट। ठीक है, डन सर। हम 49,000 के बिल्कुल मुआयने पर आ गए हैं। चंदन सर, आप ही जरा रिकमेंडेशन दीजिए। बैंक निफ्टी आज आ जाएगा 49,200? मेरा टारगेट है कि 49,200 आज ही आ जाना चाहिए। अगर 49,000 के ऊपर थोड़ी देर और रोक दे तो ये मैं तो बोल रहा हूँ आप थोड़ी देर इधर रख दो और मार्केट को क्लोज करवा दो। निफ्टी, बैंक निफ्टी नया हाई बना देगा 4-5 दिन के अंदर, क्योंकि इतना अच्छा सेटअप बन रहा है। बस आज का ये लो होल्ड कर जाए। मैं आपको लॉजिक देना चाहूंगा, 3 दिन से नैरो रेंज फॉर्मेशन बन रहा है। कल के दिन का लो था 48,784, एक इंपॉर्टेंट लेवल हम क्लोजली ट्रेक कर रहे हैं 48,888, और आज का लो ऑलमोस्ट उसी 48,888 का लेवल है। आज का लो यदि टिक जाए, और आज भले मत चले, मार्केट में यहाँ से 500 से 1000 पॉइंट चलने की कैपेसिटी बन जाएगी। किसी को इंट्राडे के लिए प्ले करना है, 48,800 888 के बेस बनाइए, ऊपर में 49,250 के टारगेट प्लस के लिए। ठीक है, डन। इंडिया विक्स हालांकि आप नोटिस इसको भी करते रहेगा। HDFC और रिलायंस इंडस्ट्रीज में अगर बढ़त नहीं है ना, तो गिरावट भी बहुत ज़्यादा नहीं। एक बार जरा वापस से स्क्रीन पे दिखाओ आप, उसके बाद मैं एक कैश का शेयर और पता कर लेता हूँ। सुप्रीम इंडस्ट्रीज़
अंशुल जैन, एक बार जरा आप चेक करना, 3.5% ऊपर है सुप्रीम इंडस्ट्रीज। वॉल्यूम कम होता है इसलिए जो भी ट्रेड करे देख के करना बॉस। देखिए डिम्पी जी, सुप्रीम इंडस्ट्री में एक बेस बना था 35 हफ्ते का, जहां से लास्ट वीक में बेस ब्रेकआउट आया था। करंट वीक में फॉलो थ्रू मूव मिल रहा है। हालांकि डेली चार्ट पे 8 दिन की रैली है, थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, बट फिलहाल के लिए ऐसा लग रहा है कि 5650 तक ये स्टॉक इमीडिएट स्विंग में जा सकता है। तो 5650 के आसपास प्रॉफिट बुक करके फिर से डिप्स में बाई करना चाहिए, क्योंकि 35 हफ्ते का जो बेस ब्रेकआउट है इसका टारगेट 6200 के आसपास आ रहा है। इमीडिएट हडल 5600 5650 के राउंड है, वहां प्रॉफिट बुकिंग करके वापस से बाय ऑन डिप करना चाहिए फॉर 6200। ठीक है चंदन सर, मैं आपके पास 1 मिनट के लिए वापस आना चाहता हूँ। मैं जरा वोडाफोन आइडिया के बारे में आपसे जिक्र करना चाहता हूँ। 11 रुपये में मिला है एफपीओ पे, लोगों ने 12, 12.5, 13 का भी लिया हुआ है, अभी 12.80 पे मिल रहा है। मान लो किसी से एक अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हुई हो, उसको एफपीओ पे ना मिला, उसने 11-12 में भी ना लिया हो, तो क्या अभी ले ले? 12.5 रुपये में मिल रहा है। अगर आप कह रहे हो कि बाजार बॉटम बना रहा है और चल सकता है तो वोडाफोन आइडिया फिर बुरा क्या है? इसको भी खरीद ले सर, और रखेंगे। हाँ सर, मैं स्विंग ट्रेडर नहीं हूँ, मैं इसको सिर्फ एंट्री ढूंढ रहा था बस, और कुछ नहीं। बिल्कुल, देखिए ओवरऑल पॉजिटिव बायस है, हालांकि मोमेंटम नहीं बिल्ट हो रहा है। अब की बार 15 निकल जाता तो 18 और 22 के टारगेट बन जाते, बट अभी भी मैं देख रहा हूँ डेटा में कोई नेगेटिविटी नहीं है। जो भी एफपीओ का हैंगओवर है वो निकल जाए, उसके बाद में वापस एक स्मूथ मूव देखने को मिलेगा। मेरा ऐसा मानना है कि नीचे में 11.50 एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। इमीडिएट में 15 और 15 के ऊपर 18-20 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। ठीक है, तो वोडाफोन आइडिया यहाँ पे भी खरीदारी के मौके आप तलाश सकते हैं। पर इस बीच आप देखिए एक कैश का काउंटर का ट्रेड काफ़ी अच्छी तरीके से दौड़ लगा रहा है। हालांकि लिस्टिंग के बाद इसने सभी इन्वेस्टर्स को काफ़ी निराश किया है, क्योंकि लिस्टिंग के बाद से आप देखेंगे तो स्टॉक करीब 40% नीचे होगा। पर कल अच्छे नतीजों के बाद हमने 10% से भी ज़्यादा का उछाल देखा, और आज ब्रोकरेजेस की रेटिंग के भरोसे और साथ ही जो टारगेट प्राइस उन्होंने बढ़ाया है उसके चलते अब देखिए रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगभग 8% की तेज़ी है। अंशुल, कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स पे? क्योंकि लिस्टिंग से तो बहुत नीचे है, पर बहुत इंटरेस्टिंग ये है देखना कि जो स्टॉक ने लगभग नवंबर 2023 में जो हाई लगाया था, कहीं ना कहीं अब उसको पार करने की कोशिश कर रहा है। तो कितना भरोसा किया जाए इस ब्रेकआउट पे, और अगर इसमें शामिल होते हैं तो कौन से टारगेट्स ध्यान में रखें? देखिए सृष्टि जी, एक बार हमने जस्ट टाइल डिस्कस किया था, लगभग सिमिलर पैटर्न है। और एक डिस्क्लेमर दे दूं, कल हम अपने क्लाइंट्स को कार्ड रेट 777 में बाई दिया था 750 के स्टॉप लॉस से। 850 और 925 का टारगेट था, तो 850 का जो टारगेट है वो पहला हो चुका है। बट 120 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट है, कप एंड हैंडल पैटर्न है, और ऑलमोस्ट ऑन दी वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। 890 का इसमें ब्रेकआउट बनेगा फ्रेश, 890 के ऊपर ये सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो इस स्टॉक में इमीडिएट अपसाइड 1420 तक की बनेगी। तो ये हम अपने क्लाइंट्स को टाइम टू टाइम रिकमेंड कर रहे हैं। बट 890 निकलता है तो बढ़िया 1400 तक की अपसाइड बनेगी। इसको करंट मार्केट प्राइस से प्रीएम्प्टिव बाई करके 3 से 4 महीने के लिए छोड़ देना चाहिए। 1400 का टारगेट बहुत आराम से टेस्ट होता हुआ दिखेगा। ऑलराइट, तो 890 यानी मौजूदा स्तर से लगभग 12-13 रुपए ऊपर अगर इसको डिसाइसिवली पार करता है तो 1400 तक के टारगेट्स जो हैं आप इसमें ध्यान रखें। कार ट्रेड एक बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार हो चुका है, अगर ये लेवल्स क्रॉस करता है तो इस पे आप ज़रूर फोकस करिए। पर एक और काउंटर है चंदन, SRF, यहाँ पे भी आप एक बार चार्ट चेक दीजिए। एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो के चलते यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डे लो पे कारोबार कर रहा है, लगभग 5% की गिरावट है, और आज ही कंपनी के नतीजे भी हैं। उसके पहले क्या कुछ टेक्निकल फ्रंट पे SRF में आप देख रहे हैं? SRF और सिलेक्टिव केमिकल नेम पे मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, रिकवरी के बाद सडनली मोमेंटम फिजल आउट हो जाता है और सेल ऑफ बनता है। और स्पेशली अब रिजल्ट है तो मैं ओवर अवॉइड करना चाहूँगा। नीचे में जो मेजर सपोर्ट रहेगा वो कहीं ना कहीं 2380 2400 के आसपास रहेगा। ऊपर में जो हर्डल है वो 2540 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से जब तक हर्डल नहीं निकालता डाउन साइड टारगेट से वो कंटिन्यू है, अवॉइड करें या फिर थोड़ा सा डिक्लाइन को प्ले करें। ठीक है, तो फिलहाल जो है इसको अवॉइड करने की ही सलाह आ रही है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है चंदन। पर इस बीच आप देखिए निफ्टी बैंक लाल निशान में फिसलता हुआ नजर आया है, पर निफ्टी बैंक से थोड़ा ज़्यादा कंसर्निंग ब्रेथ ऑफ द मार्केट दिख रही है, क्योंकि देखिए जब हमने शुरुआत की थी तो लगभग 1100 से ज़्यादा शेयर्स थे जो कि NSE में बढ़त दिखा रहे थे। अब वो संख्या जो गिरने वाले शेयर्स की है वो 1200 से ज़्यादा हो गई है, और ये जो ब्रॉडर मार्केट्स में थोड़ा सेल ऑफ हावी हो रहा है, इस पर ज़रूर ध्यान रखना
रखना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स ऊपर के लेवल्स को फिलहाल होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल निफ्टी 50 17 अंकों की तेजी दिखा रहा है, निफ्टी बैंक लगभग 40 अंक कमजोर है, और साथ ही साथ जो ब्रॉडर मार्केट पार्टिसिपेशन है वो भी पॉजिटिव नहीं है। पर आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जितने भी एफएमसीजी काउंटर्स हैं उसमें आईटीसी का भी नाम शामिल आप कर लीजिए, 1.7% की बढ़त जो है आपको फिलहाल आईटीसी का काउंटर दिखा रहा है। साथ ही कोल इंडिया, बीपीसीएल कुछ करके जितने भी आपके पीएसयू काउंटर्स थे जिनमें कल अच्छी पिटाई हुई थी, आज वो थोड़ा रिबाउंड ज़रूर हुए हैं। एक बार नज़र रखिएगा पीएफसी और आरईसी पे भी, क्योंकि कल एक भारी गिरावट के बाद आज आरईसी का शेयर तो थोड़ा संभला ज़रूर है। साथ ही साथ पीएफसी, जो कि हमारे एक्सपर्ट राहुल घोष की भी राय थी, वो भी थोड़ा निचले स्तरों से ऊपर आया है। इनका स्टॉप लॉस 435 था, 455 के टारगेट्स के लिए इन्होंने इस पे सलाह दी थी, तो इस पे एक बार हम ज़रूर ध्यान रखेंगे। फटाफट से कुछ और काउंटर्स पे भी राय जान लेते हैं, और एक बार नतीजों से पहले चंदन आपसे एक बार डॉक्टर रेड्डीज पे राय जानना चाहेंगे। लुपिन के नतीजे निराश किए और स्टॉक में हम रिएक्शन भी देख रहे हैं, पर डॉक्टर रेड्डीज कोई अच्छा पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है या कोई डेटा बिल्डअप डॉक्टर रेड्डीज में? देखिए, डॉक्टर रेड्डी कंपैरेटिवली होल्ड कर रहा है और हायर बेस यहाँ पे बन रहा है। मेरे हिसाब से 6200 का सपोर्ट है। जब तक ये सपोर्ट होल्ड करता है, कोई भी छोटा सा डिक्लाइन खरीदारी में बदलना चाहिए ऊपर में 6600 के टारगेट के लिए। ठीक है, डॉक्टर रेड्डीज लैब को लेकर ये व्यू। हमारे एक और एक्सपर्ट आदित्य अग्रवाल भी जुड़ गए हैं, लेकिन चलिए कुछ और शेयरों पर जरा व्यू लेते हैं। टीटागढ़ पर आज हम देख रहे हैं कि मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई थी, और टारगेट 200 रुपये ऊपर के भाव थे जो उनकी लक्ष्य थे मॉर्गन स्टैनली के। आज हम देख रहे हैं कि ठीक ठाक तेजी है 5 से 6% के आसपास की। इसको लेकर क्या व्यू होगा आपका रत्नेश जी? टीटागढ़ क्या करना चाहिए? रत्नेश जी, टीटागढ़ में आप देखेंगे काफी करेक्शन के बाद में इसमें 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लाइन का इसके बाद में इसमें तेजी चालू हुई है, तो मुझे ऐसा लगता है भी वापस एक ब्रेकआउट के लिए ब्रेकआउट दे चुका और एक नई तेजी के लिए तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे बिल्कुल एक तेजी करना चाहिए, 1040 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इसमें 1160 रुपये तक के टारगेट हम देख सकते हैं। ठीक है, 1160 रुपए के टारगेट्स टीटागढ़ रेल के लिए। आज हम देख रहे हैं कि एफएमसीजी के साथ साथ रियल एस्टेट में भी कुछ सिलेक्टिव बाइंग आज हो रही है। अगर आप देखेंगे तो ओमैक्स में हम तेजी देख रहे हैं, गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी थोड़ी सी तेजी आ रही थी। आदित्य, आप जरा चेक करेंगे, आपको बेहतर चार्ट कहां पर लग रहे हैं रियल एस्टेट स्पेस में? कौन सी कंपनी आपको पसंद आ रही है? अभिषेक जी, शुक्रिया शो पे बुलाने के लिए। गुड मॉर्निंग सभी को। हम गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे। गोदरेज प्रॉपर्टीज बहुत शानदार लग रहा है। कल हमने 10% का अप मूव देखा था स्टॉक में, और एक राउंडिंग पैटर्न बॉटम से ब्रेकआउट आया है इसमें अभिषेक। तो मुझे लग रहा है ये जो बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट आया है स्टॉक में, ये कंटिन्यू होना चाहिए। करंट लेवल से भी खरीदारी कर सकते हैं आप। अगर करंट लेवल पे खरीदारी करेंगे तो स्टॉप लॉस यहाँ पे हमको लगाना है 2800 का, और ऊपर में पहला टारगेट आएगा 3050 का। अगर 3050 निकालता है स्टॉक तो फिर मुझे लग रहा है 3200 से लेवल तक देख सकते हैं स्टॉक में। तो डेफिनेटली मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है गोदरेज प्रॉपर्टीज में, और कल के मूव के बाद आज फॉलो अप बाइंग भी देखने मिल रहा है स्टॉक में, तो वो बहुत ही शानदार पैटर्न उभर के आ रहा है। तो 2850 का बहुत अच्छा सपोर्ट है, वो स्टॉप लॉस लगा है, और इसमें टारगेट्स लगाए 3100 से 3200 के। ठीक है, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज को ही खरीदने की सलाह है। अच्छे नंबर्स आए थे सीडीएसएल के चंदन जी, और सीडीएसएल को कल भी हमने चलते हुए देखा, आज भी हम देख रहे हैं कि सीडीएसएल में बढ़िया मूव्स हैं। सीडीएसएल आपको कैसा लग रहा है? क्या अभी ये और चलेगा? क्या टारगेट्स होंगे आपकी तरफ से? फुल पॉजिटिव बायस है मोस्ट ऑफ द एक्सचेंज ब्रोकिंग रिलेटेड कंपनीज में। सीडीएसएल देखिए डिपॉजिटरी है और काफ़ी अच्छा प्राइस सेटअप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ओवरऑल देखिए यहाँ पे हायर टॉप्स, हायर बॉटम और राइजिंग चैनल के सीक्वेंस को होल्ड किए हुए। तो इनफैक्ट नए खरीदारी की भी सलाह है, जिनके पास है वो कंटिन्यू रखें। 2180 का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 2310 तक के टारगेट के लिए। ठीक है, ऊपर 2310 रुपए के टारगेट सीडीएसएल को लेकर। जरा वापस लौटेंगे फिर से ये कंजम्पशन वाला जो स्पेस है ना इस पे, क्योंकि तमाम स्टॉक्स तो डिस्कस हो भी गए। एक
एक शेयर जिस पर रत्नेश जी आपसे व्यू चाहेंगे, ये रूरल प्ले भी है, इमामी। इमामी का स्ट्रक्चर आपको कैसा लग रहा है? क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं आपको? इमामी लिमिटेड में आप देखेंगे काफी अच्छा एक इसमें करेक्शन हो चुका था, उसके बाद में यहाँ पे एक बेस बना और अपने 200 मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर से ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। सभी की एवरेज इसमें स्टार्ट करा है और साथ में वॉल्यूम एक्टिविटी भी लोअर लेवल पर काफी अच्छा है। तो मुझे ऐसा लगता है अब ये कहीं ना कहीं एक बार 520 के ऊपर थोड़ा सा क्लोजिंग या स्टार्ट करे ट्रेड करना, तो इसमें जो टारगेट आ सकते हो 560 रुपए तक के आ सकते हैं। तो उसके बाद में एक ट्रेड लेंगे और स्टॉप लॉस लाएंगे 505 रुपए। आज के ना मैं आपको लो बताता हूँ। बैंक निफ्टी का 48,000 का 804 का लो बना हुआ है। ये 48,800 में आपको 2-3 दिन से नोटिस करा रहा हूँ। आज का लो नहीं तोड़ना चाहिए बैंक निफ्टी को। अगर बैंक निफ्टी आज का लो नहीं तोड़ता तो कवरिंग आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और बहुत स्पीड से भी कवरिंग आ सकती है। देखिए मेरे बोलते बोलते बैंक निफ्टी हरे निशान में भी लौट रहा है, और मैंने जब इसको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले चेक किया था तो इसके अंदर आप देख रहे होंगे 60-70 पॉइंट तक की गिरावट थी। एक्चुअली में क्या है, लो प्रोटेक्ट होना ज़रूरी है। तेज़ी तो अपने आप आएगी, आप एक चीज़ तो रोक दो, पहले आप जो गिरावट है उसको रोको। बड़ा तो ड्यू है, वो तो पेंडिंग पड़ी हुई है, वो तो आनी ही है 1 मिनट के लिए, लेकिन पहले आप रोको तो सही। तो रोकने की जो आज लेवल्स है ना, आज जो जद्दोजहद दिख रही है मेरे को मार्केट के अंदर, वो थोड़ी ज़्यादा दिख रही है कल के मुकाबले, कि आप रोक रहे हो अपने आप को, ये अच्छा साइन है। और थोड़ी देर पहले आपको चंदन सर ने भी यही बात बताया था कि आप बाज़ार को सिर्फ रोक दो यहीं पे और उसके बाद बंद कर दो, आप वापस चल जाओगे, ठीक है ना। तो ये आज मेरे को भी लग रहा है सिर्फ आप बाज़ार को रोक लो आज जैसे तैसे करके, तो फिर आपका काम बन जाएगा। कुछ बड़ा शेयर हमारा साथ नहीं दे रहे 1 मिनट के लिए, वो अगर आ जाए साथ में तो फिर काम बन जाएगा। खैर एनी हाउ, कोई ऑप्शंस का ट्रेड पता करवाता हूँ मैं। आदित्य हैं आज अभी अभी आए हैं हमारे साथ। आदित्य, कोई ऑप्शन का ट्रेड है आपके पास, कोई भी स्टॉक्स का, इंडेक्स का? इंडेक्स पे कर सकते हैं ऑप्शंस पे ट्रेड डिम्पी, क्योंकि मार्केट बहुत ही एक रेंज के अंदर, और मुझे लग रहा है रेंज प्ले आउट करना चाहिए। तो नीचे की तरफ 2200 22,300 22,400 का बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो 22,300 का यहाँ पे हम राइटिंग कर सकते हैं, और ऊपर में 22,600 का ही बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पे कॉल राइटिंग कर सकते हैं। तो 22,600 का कॉल राइट और 22,400 का 300 का पुट राइट, ये दो अगर हम ऑप्शन राइट करते हैं तो हमको प्रीमियम पॉकेट करने मिलेगा, और मार्केट मुझे लग रहा है इस रेंज में ही रहेगा, तो आपको प्रीमियम्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डीके भी होते हुए दिखेंगे। ठीक है, राइटिंग करना पड़ेगा, डेट मीन्स थोड़ा मार्जिन हमारा ज़्यादा लगेगा, अदरवाइज दोनों के अंदर सेफ्टी ज़्यादा है। आप चाहें तो दोनों कॉल्स के अंदर राइटिंग कर सकते हैं। 600 650 वाली कॉल्स को राइट कर दें और नीचे वाली पुट्स को राइट कर दें। पुट बेचने का मतलब तेज़ी देख रहे हैं, कॉल बेचने का मतलब आप मंदी देख रहे हैं, तो दोनों का राइटिंग है। वही रेंज की बात जिसके बारे में सुबह भी आपको जिक्र करे थे, उसी रेंज पर मोटा मोटी आदित्य आपको कह रहे हैं कि दोनों की राइटिंग की जा सकती है। ध्यान रखा जाए इस बार के डेरिवेटिव एक्सपायरी जो वीकली वाली है वो 9 तारीख की निफ्टी की, 8 तारीख की बैंक निफ्टी की, यानी कि कल है। आगे देखें, इंडिया विक्स बढ़ नहीं रहा है, एक मेरे लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, ये मैं आज नोटिस कर रहा हूँ सुबह से ही। 1-2 शेयर जरा और चेक करवा लेते हैं जहाँ पर आज थोड़ी स्ट्रेंथ हमको आती हुई दिख रही है। शुरुआत में ही रेडिंगटन दिखाएंगे एक बार जरा। रेडिंगटन एक शेयर है 200 रुपये का होगा रेडिंगटन। एक बार अंशुल जैन आप इसको चेक करेंगे, कोई ट्रेड बनता है तो बताइए फिर। डिम्पी जी, इसमें एक वीकली लो पे देखें तो 3 हफ्ते के लोज के नीचे फेल्ड लो की फॉर्मेशन दे रहा है, तो और मंथली चार्ट पे भी देखें तो प्रीवियस मंथ लो रिजेक्ट कर रहा है। तो यहाँ से सीधा सीधा जो टारगेट खुलता है वो प्रीवियस मंथ हाई का खुलता है, विच इज अराउंड 237। तो करंट मार्केट प्राइस से बाई करना चाहिए। आज के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए और प्रीवियस मंथ हाई 237 का टारगेट रहेगा। अंशुल जैन एक शेयर आप और चेक करो जरा, जुबिलेंट फूडवर्क चेक करना। ये शेयर का बॉटम बन गया तो फिर कुछ पैसा डालें, अगर बॉटम नहीं बना तो फिर छोड़ देंगे, फिर हमारे को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इस पर। डिम्पी जी, जुबिलेंट फूड कल मैंने BTST दिया था 472 के अराउंड, आज 477 का हाई बना है। यहाँ से 490 तक ये स्टॉक जा सकता है। इसमें लगभग 8 मिलियन का ओवर इंटरेस्ट ऐड हुआ था, और शॉर्ट्स की जो एवरेज थी एंकर वीवैप से जो हम देखते हैं 455 456 की रेंज थी, और 2 दिन से 3 दिन से उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। 2 दिन की इनसाइड बार से कल ब्रेकआउट दिया था, तो मोस्ट लाइकली इसमें फॉलो थ्रू मूव बनेगा। 490 का पहला टारगेट रहेगा, और उसके ऊपर जो स्विंग हाई बना था समवेयर अराउंड 518 का, ये अगला टारगेट रहेगा। मंथली और वीकली सारे चार्ट्स पे एक्सट्रीम फैग एंड पे है, बॉटम फॉर्मेशन चल रही है, और शॉर्ट्स बने हुए हैं, तो शॉर्ट कवरिंग के सारे ये ब्रेकआउट देगा।
ठीक है, तो शॉर्ट कवरिंग के चलते जुबलिन फूडवर्क्स में उम्मीद है एक अच्छे ब्रेकआउट की, पर आईएफएल फाइनेंस यहाँ पे भी नज़र रखिए क्योंकि ये काउंटर भी खबरों के दम पे एक्शन में था। हालांकि खबरें पॉजिटिव नहीं थी, पर आज जो रिबाउंड है चंदन करीब 7.5% का, कैसे देखा जाए इस रिबाउंड को, क्योंकि कई सारे इन्वेस्टर जो कि पहले फंसे हुए थे, थोड़े स्टॉक में करेक्शन भी आया, क्या यहाँ पे कोई और एक्सपोजर बढ़ाने की कुछ गुंजाइश है? देखिए कंपैरेटिवली ऐसा लग रहा है कि नीचे के लेवल से अच्छा खासा रिबाउंड देखने को मिला है। मेरे हिसाब से सपोर्ट इंटेक्ट है और स्विंग्स कंटिन्यू रहना चाहिए, तो ये पोजीशन होल्ड करे, अभी भी 5-10% तक की रैली और बन सकती है। ठीक है, डन। अलग अलग स्टॉक्स पे ध्यान रखें। आज निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले में बोलूँगा थोड़ा कमज़ोर है, और कल बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो दोनों के अंदर जो फ़र्क है ना, वो आज में आपको दिख रहा है, नोटिस हो रहा है। आप बड़े शेयरों को क्रेडिट दें या जैसे मर्जी क्रेडिट दें, लेकिन थोड़ा सा रुकेगा आज शांति से। मेरे को लग रहा है बाजार ने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया कि इसको तोड़ना है, कि इसको चलाना है। ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अभी भी जारी है और बहुत कशमकश चल रही है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं दोनों की मैंने स्ट्राइक 49,000 की कॉल और 49,000 की पुट अपनी स्क्रीन पे लगाई है। दोनों का एक्सरसाइज प्राइस अभी भी 200 रुपये प्लस चल रहा है, और एक कल है डेरिवेटिव एक्सपायरी, 200 रुपये पे भी नहीं बंद करेंगे। ये बात तो फिक्स है, किसी एक को हीरो कर देंगे, किसी को एक जीरो कर देंगे। अगर नहीं करेंगे तो दोनों के प्रीमियम्स को खाएंगे। फ़िलहाल अभी ऐसा नहीं कर रहे, अभी थोड़ा सा डाइवर्जेंस चल रहा है। यही 49,000 की कॉल आप चेक कराओ, और इसी तरह से 49,000 की पुट भी आप चेक कराओ। देखो अभी आप पुट के अंदर हल्की सी बढ़त रखी हुई है, अभी दोनों को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आए तो दोनों को एब्जॉर्ब करेंगे, नहीं तो एक तरफा कर देंगे। किसी एक को पूरा दे देंगे, किसी एक का पूरा जीरो कर देंगे। कल की डेरिवेटिव एक्सपायरी है, ये सबसे आज नोटिसेबल ट्रेड रह जाएगा। और अगर कोई ट्रेड करना चाहे 48,800 की कॉल भी काफ़ी एक्टिव है, आप चाहें तो वहाँ भी ट्रेड देख सकते हैं। देखते हैं अभी और क्या होता है। मेरा ऐसा मानना है कि आज बाज़ार अगर बॉटम बना दे और 1 मिनट के लिए थोड़ा सा पुल बैक आज ज़रूर आना चाहिए, और मैं बार बार इसी चीज़ को नोटिस आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा लेगार्ड है, बस वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है, मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। आगे बढ़ें, कुछ एक और शेयर चले। जब पता है मार्केट ऐसे होता है ना, आपको शेयर्स भी बहुत अच्छे से नहीं मिलते। आप जैसे कोई अच्छा शेयर ढूंढने जाते हो, आपको लगता है मार्केट ख़राब हो रहा है, तो अच्छा खैर कोई बात नहीं। मैरी को देखो 9% हो गया, गोदरेज सीपी 6% हो गया, डाबर हो गया 5%, हिंदुस्तान यूनिलीवर है 4%, कोलपाल है 2.5%, आईटीसी है 2.5%, ब्रिटानिया है 2.5%, नेस्ले है 2.5%। मेरे को नहीं लगता कि कोई भी शेयर, बड़ा शेयर अगर एफएमसीजी का है आज की डेट में, वो 2-2.5% से नीचे आप कोई भी शेयर फायर कर लो, बाकायदा डेज हाई पे हैं। ये अच्छी चीज़ भी है, बुरी चीज़ भी है। बुरी चीज़ डिफेंसिव के तौर पर आगे निकल के आना है, अच्छी चीज़ है कि सेक्टर में काफ़ी दिनों बाद रंगत दिखी है, भले एक कंपनी या 2 कंपनी की वजह से दिखी हो। एक शेयर और चेक कर रहे थे, इंडस टावर, थक सा गया है शेयर ये। एक बार आदित्य आप इसको चेक करेंगे, इंडस टावर को, बहुत बढ़िया शेयर था लास्ट एक्सपायरी का, इस सीरीज आते आते फिर से दिक्कत हो गया, अभी चल नहीं रहा। थोड़ा कंसोलिडेशन जरूर है डिम्पी, मुझे लग रहा है थोड़ा थ्रोबैक भी आ सकता है स्टॉक में। 335 334 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, वहां तक मुझे लग रहा है थोड़ा कूल ऑफ हो सकता है स्टॉक में। ट्रेंड अभी भी बहुत स्ट्रांग है, वो स्टॉक इतना चलने के बाद थोड़ा थमना और थोड़ा रिट्रेसमेंट होना लाजमी और जरूरी भी है, जिससे आपको नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव दिखाई दे। तो हड़बड़ ना करे स्टॉक में एंट्री लेने के लिए, वेट करे थोड़ा, 340 से 335 के बीच में एंट्री ले। 330 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा है क्लोजर टू अबाउट 325, और ऊपर में अगर आप इसमें पोजिशनल ट्रेड बनाएंगे तो डिम्पी मुझे लग रहा है ये 400 के पार निकालने वाला है स्टॉक। तो मे बी ये एक्सपायरी थोड़ा ठंडा रहे ये स्टॉक, या फर्स्ट हाफ ऑफ द एक्सपायरी ठंडा रहे, उसके बाद मोमेंटम पिकअप वापस होना चाहिए स्टॉक में। अग्रेसिव सेलिंग भी ना करे क्योंकि इसमें इमीडिएट 10 से 15 रुपए नीचे ही सपोर्ट्स है, तो बाइंग के मौके ढूंढे थोड़े करेक्शंस में, और 325 327 का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग करें। ठीक है, मैं कुछ अनवाइंडिंग के लॉन्ग शॉर्ट्स के भी शेयर्स आपके सामने रखता हूं, जहां पर आज थोड़ी अनवाइंडिंग भी देखने को मिल रही है। उन्हीं शेयर्स में से कुछ ट्रेड भी मिल सकता है आपको। एक शेयर है लॉरस लैब, जरा अंशुल से चेक कराते हैं। अंशुल जी लॉरस लैब चेक करना, वॉल्यूम थोड़ा नहीं है बन रहा है इसमें, वैसे पावर नहीं बन रही, वैसे शेयर नीचे है लॉरस लैब। देखिए डिम्पी जी, इसमें फॉर्मेशन आज के सेशन के लिए एटलीस्ट थोड़ा सा नेगेटिव बन रहा है। हालांकि वीकली चार्ट पे देखें तो ये अपने बड़े पैटर्न को रीटेस्ट करने जा रहा है। 35 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट था एट 427 430 रेंज,
तो ये हल्का सा नीचे जा रहा है 427 430 अपनी ब्रेकआउट रेंज को रीटेस्ट करने, वहां से फ्रेश अप मूव बनेगा तो 470 और 510 तक के टारगेट बनेंगे। बड़े बेस का ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट केवल रीटेस्ट हो रहा है, तो एग्रेसिवली शॉर्ट नहीं लेना चाहिए, डिप्स पे बाई करिए। 470 510 ये 2 टारगेट मिलेंगे। एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी ऐसी होती है कि देखो थोड़ी देर पहले हम 48,800 के बेस की बात बोल रहे थे, बैंक निफ्टी ने वो भी तोड़ दिया और एक ही झटके में 100 पॉइंट नीचे लेके आया। बस यही एक प्रॉब्लम है, ये रिटेलर से झेला नहीं जाता, बहुत जल्दी होता है। इसमें DIs बैलेंसर होते हैं, वो है नहीं, एब्सेंट है, वो तो बैठे हुए हैं, वो तो शांति से बैठे हैं। ठीक, जो काम हो रहा है वो FIs और रिटेलिंग के बीच में हो रहा है, तो इसलिए मूव्स बड़े वाइल्ड हैं और स्विंग बहुत ही वाइल्ड हैं। बी अवेयर, थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड करें, कोई जल्दबाजी हेस्टी डिसीजंस ना लें। पुटें स्पीड से ऊपर आई हैं, उनके प्रीमियम्स अच्छे बढ़े हैं। देखते हैं आज फर्स्ट हाफ में तो थोड़ा दबदबा दिख रहा है, निफ्टी को भी उसने धकेल दिया 2 पॉइंट नीचे। निफ्टी पहली बार दिन में लाल निशान में आया है। कब आया है? करीब 45 मिनट के बाद, ध्यान रखिएगा, हम 45 मिनट बाद लाल निशान में आया है ड्यू टू बैंक निफ्टी। आज बैंक निफ्टी कल जितना स्ट्रेंथ था आज उतनी वीकनेस रखा हुआ है अपने पास। देखते हैं अभी और क्या होता है, अभी डिसाइसिव नहीं हुआ बट थोड़ा सावधानी रखें। अभी कोई भी क्रिटिकल लेवल ब्रेक नहीं हुए हैं, 48,800 भी रीगेन कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक शेयर मेरे को और पता करना है, बस मैं वो लास्ट शेयर ले रहा हूँ अपनी तरफ से। शॉर्टिंग का एक कैंडिडेट है, चंदन सर आपसे पता करता हूँ। SRF आ गया सर 4% नीचे और वॉल्यूम भी इसमें ठीक है, ये तो ड्रैग करके और ले जाएगा नीचे सर। जो 2-4 दिन की हुई मेहनत है सारी खराब कर रहा है। ओके, आप SRF की बात करें, देखिए केमिकल काउंटर में ज़्यादा नहीं कंफर्टेबल लग रहे और इनफेक्ट ये वापस जो मोमेंटम हुआ वो फिजल आउट हो गया। इनफैक्ट 2 दिन पहले एक बेरिश एनगल्फिंग बना था, उसका इफेक्ट अभी भी है, तो वीकनेस कंटिन्यू रह सकती है। डाउन साइड में आप कहीं ना कहीं 2400-2300 तक के लेवल छू सकते हो। ठीक है, SRF को लेकर ये व्यू है। चलिए कुछ और स्टॉक्स पर जरा नजर डालते हैं। जरा आप चेक कीजिए चेन्नई पेट्रो, आदित्य जी चेन्नई पेट्रो जरा चेक कीजिए, क्या इसमें आपको कोई मूव दिख रही है आगे की तरफ? है अभिषेक, नीचे की तरफ इमीडिएट सपोर्ट्स है स्टॉक पे, मूविंग एवरेजेस के सपोर्ट्स है और वहां से मुझे लग रहा है बाइंग आ सकती है। 966 965 का बहुत अच्छा सपोर्ट है, उसके स्टॉक के साथ एक बाइंग मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। और ऊपर में लेकिन रेजिस्टेंस भी इमीडिएटली 1050 1030 का है, तो बहुत ज्यादा कुछ अग्रेसिव बाइंग या सेलिंग मुझे नहीं लग रहा है। स्टॉक में कंसोलिडेशन हो रहा है, वो कंसोलिडेशन चालू रहेगा, अवॉइड करना बेहतर स्ट्रैटेजी रहेगा। उसके सामने PSU बैंक्स में थोड़ी बाइंग दिख रही है, तो वहां पे आप देख सकते हैं अभिषेक बाइंग करने के लिए। जैसे कि कल के सेलिंग प्रेशर के बाद थोड़ा पुल बैक आ रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए डे हाइस पे ट्रेड कर रहा है, अच्छा एक अप मूव दिखा रहा है। इंट्राडे मुझे लग रहा है एक बार 275 से 280 के लेवल दिखा सकता है और नीचे इसमें 264 का बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग रैली बनती है। ठीक है, BOB में शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद है आदित्य को। आगे बढ़ेंगे और ये जानते हैं कि ऑप्शंस में आपके लिए कमाई के मौके कहां पर बनेंगे। ऑप्शंस का चैंपियन लेकर आएंगे। तनिषा एकेडमी के नीतिलेश पावस्कर हमारे साथ हैं। नीतिलेश जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए क्या ट्रेड करना है, कहां पर मौके बन रहे हैं आपके हिसाब से? देखो जुबलेंट फूड में लग रहा है कि यहाँ से एक मोमेंटम अच्छा देखने को मिल सकता है। 480 का ऑप्शन जो है कॉल ऑप्शन उसको प्लस करके चलना चाहिए। 15-16 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। 12 रुपए के आसपास एटलीस्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें। टारगेट इनिशियल लेवल के ऊपर हम लोग प्लान करेंगे 22 से लेके 24 रुपए। और मुझे लग रहा है कि अगर ये 475 ये लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो एक बढ़िया मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, 480 वाली कॉल खरीदी है 15 से 16 रुपए के भाव पर और लक्ष्य इसका होगा 22 रुपए, स्टॉप लॉस 12 रुपए, अधिकतम मुनाफा 8,000, अधिकतम नुकसान 3,750 रुपए। ज्यादातर शॉर्ट्स के या फिर पुट वाले सौदे आते हैं नीतिलेश जी की तरफ से, लेकिन इस पर कन्विक्शन है, इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पर स्पेशल आपके लिए होगा। जुबलेंट फूड में ये खरीदारी करने की सलाह है। ठीक है नीतिलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। चंदन जी आपके पास आएंगे, एक बार जरा आप राणे मद्रास चेक कीजिए। बीच में छोटे छोटे डिप्स कभी कभार आते हैं, अदरवाइज ये मोमेंटम वाला ही स्टॉक है राणे मद्रास।
आप जरा बताएंगे कि कहाँ तक के टारगेट्स इसमें अचीव हो सकते हैं? बिल्कुल, रानी मद्रास की बात करें तो पिछले लगातार 2 महीने से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है और कंटिन्यूअसली पिछले 5 वीक से हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन के सपोर्ट्स ग्रेजुअली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। पॉजिटिव बाय से रखेंगे। 912 का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 990 तक के टारगेट छूने चाहिए आप। ठीक है, 990 रुपए तक के टारगेट, 933 रुपए पर फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रहा है। कुछ और शेयरों पर जरा व्यू लेते हैं। वैसे आज बाजार बड़ा ही एक रेंज का ही है, बहुत एक्शन हो नहीं रहा है। अगर आप एफएमसीजी स्टॉक्स को छोड़ दीजिए तो बहुत मुश्किल है आज बहुत ज़्यादा शेयर खोज पाना बाजार में। लेकिन एक व्यू लेंगे कोल इंडिया पर। कोल इंडिया हमने परसों के सत्र में, शुक्रवार के सत्र में देखा था कि एक मूव बन रहा था। इस पर आपका क्या व्यू होगा अंशुल जी? कोल इंडिया कैसा लग रहा है शेयर आपको ये? देखिए अभिषेक जी, कोल इंडिया में एक 51 डेज का या 11 वीक्स का कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन थी। परसों के सेशन में हमने ऑलमोस्ट ब्रेकआउट पॉइंट टेस्ट किया था। कल के सेशन में इंटरेस्टिंग चीज थी, हमने प्रीवियस डे लो भी तोड़ा था और प्रीवियस डे हाई भी तोड़ा था और बिल्कुल बीच में आगे क्लोज किए थे। अभी तक इनसाइड बार की फॉर्मेशन है तो ये थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है। 1-2 दिन 3 दिन कंसोलिडेट करके वॉलेटिलिटी डाई डाउन होती है तो फिर इसमें फ्रेश ब्रेकआउट बनेगा। 475 480 की जोन जैसे ही स्टॉक में क्रॉस होगी बड़ा ब्रेकआउट बनेगा। स्टॉप लॉस 460 के नीचे बनेगा, टारगेट 520 525 के आसपास का बनेगा। ब्रेकआउट पॉइंट के पास इतनी वोलेटिलिटी थोड़ी सी खराब होती है। 1-2 दिन अगर वोलेटिलिटी डाई डाउन हो जाती है तो ब्रेकआउट आने की और सस्टेन होने दोनों की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये व्यू आपके लिए कोल इंडिया पर। चंदन जी, आप जरा एक बार चेक कीजिए बायोकॉन। 250 से 300 वाली जो जर्नी थी वो तो बहुत स्पीड में तय की बायोकॉन ने। हालांकि उसके बाद 300 के ऊपर जाने के बाद फिर से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक रेंज में फंसता हुआ नजर आ रहा है शेयर ये। बायोकॉन, क्या आपको यहां से फर्दर मूव दिख रहा है या फिर इसी तरह से रेंज में ही रहेगा फिलहाल ये? और बैंड को बेस बना रहा है और इनफेक्ट आप देखोगे कि यहाँ पे पिछले लगभग 6 दिनों से लगभग 296 का बेस बन रहा है। सो मेजर ट्रेंड पॉजिटिव और ये बेस एक नए ब्रेकआउट को तब्दील करेगा। इनफेक्ट 300 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह रखेंगे। 320 325 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। ठीक है, 320 325 रुपए तक के टारगेट बायोकॉन में बन सकते हैं। एक शेयर जरा चेक करेंगे, वो है सीजी कंज्यूमर का, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर। मूव्स इसमें धीरे धीरे करके बने हैं। 326 रुपए के आसपास का भाव है। आदित्य, जरा चेक कीजिए जरा सीजी कंज्यूमर को, क्या आपको तेजी दिख रही है? अगर दिख रही होगी तभी कोई सौदा बताइएगा सर, अदरवाइज अवॉइड कर देंगे, छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं अभिषेक जी, डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये स्टॉक में रिकमेंडेशन भी दिया हुआ है क्लाइंट्स को। बहुत शानदार अच्छा लगता है हमें स्टॉक। चार्ट्स पे ब्रेकआउट आया इसमें फ्रेश, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट आया और 2 दिन से कंसोलिडेशन हो रहा है स्टॉक में ब्रेकआउट आने के बाद। तो 320 का बहुत अच्छा सपोर्ट है। उस सपोर्ट के साथ बाइंग डेफिनेटली करनी चाहिए क्रॉम्पटन में और मुझे लग रहा है ऊपर में इसमें टारगेट्स 345 से 360 के आएंगे। सो पहला टारगेट 345 का रहेगा, उस टारगेट्स के लिए बाइंग करें और नीचे स्टॉप लॉस लगाए 320 का। और आपको अगर 345 क्रॉस करता है इस वीक तो आपको 365 के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। उसके अलावा अभिषेक जी एक और स्टॉक रडार पे आ रहा है, अगर आप इजाजत दे तो मैं बताता हूँ। बताइए आदित्य, बताइए आप। अमर राजा, देखिए उसमें एक शानदार वॉल्यूम्स पे बाइंग देखने मिल रहा है। पिछले कुछ 10 मिनट के कैंडल अगर आप देखेंगे तो अमर राजा में एक बहुत शानदार तेजी देखने मिली और ये एक बहुत अच्छे मूव के बाद कंसोलिडेशन आया था अभिषेक इसमें। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 1140 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और मुझे लग रहा है इसमें ऊपर में पहला टारगेट आज के दिन पे ही आपको देखने मिलेगा 1210 का। अगर 1210 निकालता है तो यहाँ पे 1260, 2 टारगेट्स के लिए हम बाइंग करेंगे। इंट्राडे के लिए 1210 और 1260 और नीचे स्टॉप लॉस हमको लगाना है जो कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट आया था 1140 का। तो यहाँ पर डाउन साइड आपको 15 से 16 रुपया और अपसाइड आपको यहाँ पे अच्छा खासा देखने मिलेगा। ठीक है, 1140 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ हमारा राजा को ट्रेड करने की सलाह है। तेजी के सौदे इसमें आप बना सकते हैं। चलिए, इस शो को तो खैर यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुकें क्योंकि कमोडिटी का वक्त हो गया है। लेकिन आदित्य जी, चंदन जी और अंशुल जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए
और हमारे साथ जुड़कर तमाम स्टॉक्स पर अपने बिल्कुल पिन पॉइंटेड, बिल्कुल एक्यूरेट व्यू शेयर करने के लिए। लेकिन इक्विटी मार्केट में तो कारोबार चलता रहेगा। बाजार में ज़्यादा एक्शन अगर हम एफएमसीजी में ही देख रहे हैं, बाकी जगह सुस्ती है। निफ्टी थोड़ा सा और नीचे आया है, 22,400 के आसपास आ गया है 40 अंकों की कमजोरी के साथ। लेकिन निफ्टी बैंक में कमजोरी बड़ी है। निफ्टी बैंक की जो कमजोरी हो गई है वो हो गई है बढ़ के अब 290 अंकों की, और उसके पीछे जो कारक हैं, जो फैक्टर्स हैं, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, इन दोनों का मिला के जो वेटेज है तकरीबन 53% के आसपास का अकेले है, और दोनों शेयर करीब करीब 1-1% फिलहाल कमजोर हैं। उसके चलते निफ्टी बैंक में हम कमजोरी ये देख रहे हैं।